अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर हम कवर करेंगे सॉलिड्स वाला। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मैंने पोल डाला था चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और मैंने पूछा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इस सीरीज़ के अंदर, वन शॉट सीरीज़ के अंदर, वो कौन सा हो। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने सॉलिड वाला चैप्टर कहा था, तो इसलिए मैं सॉलिड वाले चैप्टर को पहले कवर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में किसी और चैप्टर के ऊपर बनाऊं जो आप चाहते होंगे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर फुल डिटेल ऑन में हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा जो पीएमसी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। और इसकी खास बात यह होती है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज कहा था, कि इस सीरीज के अंदर जो भी वन शॉट लेक्चर आएगा, जिस भी चैप्टर के ऊपर आएगा, उसमें तमाम प्रोविंसेस की बुक्स को मैं इंक्लूड करूंगा। फेडरल से हो, आप केपीके से हो, बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, जहां से भी हो, हर एक बुक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमडी कैट के अंदर पहले पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है, उन सब को मैं यहां पर कवर करता हूं। आप इस लेक्चर को मेरे साथ लेकर चेक करें, आपको खुद पता चलेगा कि इन वन शॉट लेक्चर्स के अंदर मैं कितनी डिटेल बताता हूं और कितने कंसेप्ट्स क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स के, और हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता है। तो अगर आप किसी इस चीज से परेशान है कि आपको दूसरे प्रोविंसेस की भी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो वो वाली जो प्रॉब्लम आपकी होगी, वो इस लेक्चर के थ्रू खत्म हो जाएगी। और हर लेक्चर के बाद जब ये अपलोड हो जाता है, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो की होती है, वो भी प्रोवाइड करता हूं। तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्यूआर कोड भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको भरपूर चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो बगैर वक्त को जाया किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होगा, वीडियो की लेंथ से आपको अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इन द सेंस मैं कोशिश करूंगा चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उनको इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएमसी सिलेबस की, तो यहां पर मैंने उसका जो पैच है वो काट के लगाया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे, क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे, लैटिस एनर्जी की बात करेंगे। मींस पूरा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट यहां पर पीएमसी सिलेबस के अंदर गिवन है, उन सबको यहां पर हम डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि सॉलिड वाले चैप्टर के अंदर हम इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करता हूं। मैटर के बारे में आप कहते हो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड एज मैटर। मादा, जो भी चीज आपको दिखाई देती है, जो वजन रखती है, जो जगह घेरती है, उसको आप क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो। और जितनी भी चीजें आपको इस यूनिवर्स के अंदर नजर आ रही हैं, वो सब की सब क्या है? मैटर है। समझ आ रही है? एक्सेप्ट एक चीज जिसको हम लाइट बोलते हैं। लाइट जो है वो मैटर नहीं है। उसकी रीजन ये है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए उसका आप अगर जानते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसका रेस्ट मास हम 0 लेते हैं। तो खैर, जो लाइट होती है वो मैटर नहीं है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, वो सब की सब क्या है? मैटर है। वो जगह भी घेरती हैं और वजन भी रखती हैं। अब मैटर की टाइप्स की बात करें तो उसके अंदर सॉलिड्स आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, गैसेज आती हैं, प्लाज्मा आती हैं। 3 जो चैप्टर्स हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। आज इस लेक्चर के अंदर हम सॉलिड्स को कवर करेंगे, फिर आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर हम लिक्विड और जो गैसेस होंगे उनको भी कवर कर लेंगे। सॉलिड्स की थोड़ी सी बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। सॉलिड जो होते हैं, इनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ऐसे मैटर की टाइप जो रिजिड हो, जो हार्ड हो, जिसके अंदर कंपैक्ट शेपिंग हो, कंपैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हार्ड होते हैं। मोस्टली आप जो भी सॉलिड्स देखते हो वो कैसी नेचर रखते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं। जैसे हम मेटल्स के बारे में मोस्टली कहते हैं कि मेटल्स आर मोस्टली हार्ड इन नेचर, वो हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट कुछ हम एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं, जैसे सोडियम मेटल की बात करते हैं कि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि उसको नाइफ के साथ भी कट किया जा सकता है। लेकिन मोस्टली हम क्या बात करते हैं कि वो हार्ड होते हैं। समझ आ रही है? देन उसके बाद हम ये कहते हैं कि इनकी डेफिनेट शेप होती है और इनका डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम से मुराद ये है इनकी एक फिक्स, एक खास शेप होती है। हर सॉलिड की एक अपनी शेप होती है, खास शेप होती है, जो चेंज नहीं होती उस तरह से, जब तक आप उसको मेल्ट ना करो, जब तक उसको आप चेंज ना करो। तो इसलिए हम ये कहते हैं सॉलिड के अंदर जो है, इस स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है।
क्लियर होगी बात। देन हम ये कहते हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस के अंदर आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, दूर होने की वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। जबकि हम लिक्विड्स की बात करें उनमें पार्टिकल थोड़े से करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। जबकि हम सॉलिड्स की जब बात करते हैं तो वो इस तरह से कंपैक्ट शेपिंग करते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट होती है उनकी कि वो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, और बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग होने की वजह से उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि ये जो सॉलिड्स होते हैं ये एक दूसरे में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को हेल्ड करते हैं थ्रू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। ये जो पॉइंट है आपकी पंजाब बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर मैंने मेंशन किया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस से करते हैं। कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को, जो एक दूसरे को बाइंड करके रखे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें फोर्सेस इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं, तो फेडरल के इंट्रोडक्शन, फेडरल बुक अगर आप खोलें तो उसके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा है फोर्सेस जो सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं इंटर आयनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैं यहां पर लिख देता हूं, और दूसरी तरह की जो फोर्सेस सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ये दो तरह की फोर्सेस अकॉर्डिंग टू योर पीटीबी एफडी बुक, ये दो तरह की फोर्सेस किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये जो फोर्सेस हम सॉलिड्स के अंदर देखते हैं डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट साइड्स सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट नेचर के मिलते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के मिलते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो टाइप ऑफ फोर्सेज हैं वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। और ये दो तरह की जो फोर्सेज होती हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। देन उसके बाद बात करें तो सॉलिड्स के अंदर हम ये कहते हैं दे हैव हाँ, उसमें हम दो टाइप्स की भी हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, आगे चल के हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक को हम बोलते हैं एमॉर्फिक सॉलिड्स। अभी यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखा है वो एमॉर्फिक सॉलिड्स का लिखा है, जो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर लिखा है तो इसलिए यहां पर मैंने मेंशन किया, लेकिन पूरी डिटेल इसकी आगे चलकर आएगी, आपने लेक्चर को पूरा देखना है। तो अगर सॉलिड्स के पार्टिकल्स या जो एटम्स हैं उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ना प्रेजेंट हो, ऑर्डरली अरेंजमेंट ना प्रेजेंट हो पार्टिकल्स की, तो ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है एमॉर्फिक सॉलिड्स। क्या कहा जाता है, एमॉर्फिक सॉलिड्स कहा जाता है। ए बोलते हैं विदाउट, मॉर्फिस बोलते हैं शेप को, अरेंजमेंट को, यानी ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोई खास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ना प्रेजेंट हो, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो, ऐसों को हम क्या बोलते हैं, ऐसों को हम एमॉर्फिक सॉलिड्स बोलते हैं। समझ आ रही है ना बात की। और यहां पर एमॉर्फिक सॉलिड्स के बारे में आपने ध्यान में रखना है, एमॉर्फिक सॉलिड्स का दूसरा नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इनको क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो इनके अंदर अरेंजमेंट नहीं है जैसी सॉलिड्स के अंदर होती है, मींस ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, लिक्विड्स की तरह इनकी अरेंजमेंट होती है, और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी लिक्विड्स की तरह की होती हैं, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल के अंदर प्लास्टिक्स आते हैं, ग्लास आता है, रबर आती है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड्स और एमॉर्फिक सॉलिड्स। क्लियर हो गया बात। देन उसके बाद एक मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा है, ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, आई थिंक केपीके के अंदर भी है, फेडरल के अंदर भी है, पंजाब बुक के अंदर ये पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू, कि जो पार्टिकल सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान जो आपस में डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो फेडरल और केपीके बुक के अंदर लिखा है कि ये फ्यू पिकोमीटर तक इनका डिस्टेंस होता है। पीको आप लोगों को पता है 10⁻⁻12 को बोलते हैं, मींस 10⁻⁻12 मीटर तक का डिस्टेंस दो एटम्स के दरमियान प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स। ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स। अब अगेन ये पॉइंट जो है, ये जो हेडिंग है ये आपकी फेडरल और जो केपीके बुक है उसके अंदर है, जबकि पंजाब बुक के अंदर नहीं है। पंजाब के अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से उसने स्टार्ट किया है, लेकिन ये भी करनी लाजमी है क्योंकि इसमें से भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन एमडी कैट के अंदर पूछा जाता है। और इस तरह आपको पता भी होगा ज्यादा चांसेस ये हैं कि नेशनल एमडी कैट हो जाए, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही पेपर बने, तो उसके लिए आपको दूसरी प्रोविंसेस की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि हर वो स्टूडेंट जो एमडी कैट को क्रैक करना चाहता है, एमडी कैट की स्टडी कर रहा है, उसके लिए आसानी हो जाए और इन लेक्चर्स के थ्रू उसको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए, कंप्लीट उसके चैप्टर्स कवर हो जाए।
और आई होप कि अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगेंगे तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे, लाइक भी करेंगे, क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आगे ऐसे ही मैं लेक्चर्स लाता रहूँगा। अगर आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है मेरी जो इनर मोटिवेशन है या मैं जो जिस मोटिवेशन के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ ये लेक्चर्स बनाता हूँ, वो एक्साइटमेंट फिर नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है अगर मुझे पता होगा कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं और लेक्चर्स आए, तो मैं जाहिर सी बात है और मेहनत करूंगा अपने एंड पर और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो खैर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की। बात वही है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं बिकॉज द पार्टिकल्स और एटम्स इन केस ऑफ सॉलिड्स बहुत ज्यादा करीब होते हैं। क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनके दरमियान क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट बात करें, इनके अंदर रिजिडिटी पाई जाती है। रिजिडिटी से क्या मुराद है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंपैक्ट शेप के होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर एटम्स क्लोज पैक्ड होने की वजह से इनके अंदर मूवमेंट ना होने के बराबर होती है, निग्लिजिबल मूवमेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं इनके अंदर जस्ट वाइब्रेशनल मोशंस पाई जाती हैं। ये अपने ही एक्सिस, अपने ही यानी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसलिए इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपैक्ट शेप के होते हैं और ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ये बात भी क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट, इनकी हाई डेंसिटी होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से बता देता हूं, व्हाई सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। इनकी हाई डेंसिटी क्यों होती है, उसकी वजह है। देखें, जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करता हूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड का पीस है और इसके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं एटम्स की, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से अगर आप देखें तो इनके दरमियान जो स्पेसेस है वो बहुत ज्यादा कम है, मींस इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। और आपको पता है जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बिकॉज रो, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। तो सॉलिड्स के केस के अंदर पार्टिकल्स, एटम्स बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से सॉलिड्स के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम होता है पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, हम कोलिजन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स के अंदर कोलिजन जो होती है वो नहीं होती। There is no collision in solids. Why? Because क्योंकि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह को लीव नहीं करते, वो जगह पर क्या करते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। उनके अंदर कोई भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से मुराद ये है कि वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जाएं। समझ आ रही है ना बात की। तो सॉलिड्स के अंदर क्योंकि अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स रहते हैं एटम्स, इसलिए उनके दरमियान किसी किस्म की कोलिजन नहीं होती। वो जस्ट अपनी ही प्लेस पर, अपनी ही जगह पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेशन मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपनी ही जगह पर जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर हो रही बात। देन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम कहते हैं कि देयर इज नो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर कोई भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन इनके अंदर कौन सी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको ये नोट्स भी सारे प्रोवाइड करूंगा। अभी तो मैं रफ लिख रहा हूं क्योंकि टाइम कम से कम ज़ाया हो, लेकिन बाद में मैं नीड करके स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कंप्लीट लेक्चर का जो वन शॉट लेक्चर के जो नोट्स होते हैं, कलरफुल नोट्स जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं विद MCQs, वो सारे प्रोवाइड करता हूँ। तो वो आपको सारी चीज़ें जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। जस्ट आपने जो है वीडियो को आखिर तक देखना है और नोट्स के लिए आपने व्हाट्सएप चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लेना है। देन उसके बाद हम बात करें ज्योमेट्रिकल शेप की, तो सॉलिड्स के अंदर हम ये कहते हैं दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ज्योमेट्रिक शेप होती है। अगेन बात वही आती है कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच होते हैं। देन एक क्वेश्चन यहां पर मैंने ऐड ऑन किया है कि सॉलिड अडॉप्ट द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप कॉल्ड एज। सॉलिड्स के अंदर जो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है उसको हम क्या कहते हैं। सो आपकी पंजाब की बुक के अंदर भी लिखा है, फेडरल के अंदर भी लिखा है, तीनों बुक्स, चारों बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम लैटिस कहते हैं। लैटिस किसको बोलते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है सॉलिड्स की, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। क्लियर हो रही बात।
देन एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर ऐड ऑन किया है, ये भी एक दफा एमडी कैट के अंदर पूछा जा चुका है कि सॉल्ट ऑफ आयोडीन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट। अब आप सोच रहे होंगे सॉलिड्स के अंदर ये पॉइंट कहां से आ गया बायो का। अगर आप गौर से देखें तो ये आई थिंक फेडरल या केपीके बुक के अंदर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो टिडबिट्स ही होती है, एक बॉक्स है उसके अंदर ये पॉइंट्स लिखे हैं, इसलिए वहां पर मैंने वहां से उठाकर यहां पर लिखे हैं। तो हर एक पॉइंट को, अगर आप एमडी कैट के एस्पिरेंट है तो हर एक पॉइंट को आपने देखना होता है, समझना होता है, उसको क्लियर करना होता है, ताकि अगर एमडी कैट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका रॉन्ग ना हो। तो यहां पर जो इसका आंसर आता है वो गॉइटर आता है। गॉइटर एक डिसीज है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो आपके फ्रंट साइड ऑफ द नेक पर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को गॉइटर कंडीशन कहा जाता है, हाइपरथायराइडिज्म जिसको कहा जाता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए साल्ट ऑफ आयोडीन को यूज किया जाता है। अगर आप घरों के अंदर देखें जो साल्ट यूज करते हैं, NaCl नमक जो यूज करते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज नमक, उसके अंदर आयोडीन को ऐड किया जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जो है वो रोल प्ले करता है। तो आयोडीन को इसलिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद बात करें, डैश इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट्स, ये भी बुक के अंदर लिखा है कि MnO4 पोटेशियम मैग्नेट को परमैंगनेट को यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब ये जो पॉइंट है ये तमाम बुक्स के अंदर लिखा है, सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, फेडरल के अंदर भी और केपीके के अंदर भी। तो यहां पर मैंने एक बॉक्स यहां पर बनाया है, इसके अंदर लिखा है एक छोटी सी, मैं आपको बीच में आपका टाइम तो ज़ाया अब मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन चले मैं एक बात बता देता हूं आपको, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गुड न्यूज़ है कि मैं आप सबके लिए एक बुक लॉन्च करने वाला हूं और वो बुक ऐसी होगी जो आपके हर एक प्रोविंस की बुक को कवर करेगी। बिलीव मी, अगर आप उस बुक से तैयारी करेंगे तो आपके 54 आउट ऑफ 54 मार्क्स कंफर्म हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये आप मेरे से लिखवा लें। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जो बंदा भी उस बुक के लिए एक्साइटमेंट रखता है, एक्साइटेड है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताए कमेंट करके। बिलीव मी, उसके ऊपर तकरीबन मैंने 2 साल लगाए हैं, अपना जितना भी एक्सपीरियंस था टीचिंग का, एमडी कैट देने का, वो तमाम उसके अंदर मैंने शो किया है। और आप जब भी वो बुक आएगी आप उसको जरूर प्यार देंगे, जरूर आपको पसंद आएगी। तो जरूर मुझे अभी ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं कि कौन कौन उस बुक के लिए एक्साइटेड है और कौन कौन चाहता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो आपके लिए लॉन्च की जाए। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग असल में जो है वो एक्साइटेड है या नहीं है। तो ये जो छोटी सी आपकी कमेंट करने की बात होती है, जिसके लिए आपके 2 मिनट लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। यकीन जाने, आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनको उठा कर देखें, हर एक वीडियो के ऊपर जो भी कोई बच्चा कमेंट करता है मैं उसको ज़रूर जवाब देता हूं। अगर 100 कमेंट आ रहे हैं तो 100 में जवाब देता हूं उनको, अगर 1000 आ रहे हैं 1000 देते हैं। जो भी आप मेरी वीडियो उठा लें उसके ऊपर देख लें। और हर किसी को मैं इसीलिए रिप्लाई देता हूं क्योंकि वो अपना टाइम, कीमती टाइम निकालकर मेरे लिए अप्रिशिएशन के लिए पोस्ट लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है उन हर स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर करना, उन हर स्टूडेंट को आगे से शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने कमेंट किया है। तो आप लोग भी जरूर करें, आप सबको भी मैं जवाब दूंगा। लेक्चर की तरफ वापस आते हैं, डिफ्यूजन की बात करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कंपैक्ट शेप होती है, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स, एटम्स अपनी फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, मूव नहीं करते, इसलिए इनके अंदर डिफ्यूजन नहीं होती। तो आपने पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। और डिफ्यूजन के लिए आपको पता है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम कितना किस रेट के साथ मूव कर रहा है। तो क्योंकि इनके अंदर तो मूवमेंट ही नहीं होती, वाइब्रेशनल मोशन होती है, इसलिए इनके अंदर डिफ्यूजन भी नहीं होती। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और लिखा हुआ भी आपकी बुक के अंदर, इनके अंदर अगर डिफ्यूजन हो भी तो वो बहुत ज्यादा मिनिमम होती है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, एमडी कैट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये आपकी बुक की लाइन है जो आपसे पूछा गया। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है तो आपको एमडी कैट का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। देन उसके बाद बात करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन लफ्ज निकला कंप्रेसिव। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात करेंगे कि आप किसी सरफेस के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर जब फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो उस यूनिट एरिया के ऊपर प्रेशर लगाने से, फोर्स लगाने से जो उसके वॉल्यूम के अंदर कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। और सॉलिड्स के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए उनके अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है, इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर होता है वो निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ये बात भी आपको क्लियर हो गया। यहां पर मैंने लिखा भी है, there is no effect of pressure on the solids as the molecules are closely packed together। और ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है इसको इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में आपने ध्यान में रखना है, ये इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द डिक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट
द डिक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट, ये मैंने क्या लिखती है, द डिक्रीज इन द वॉल्यूम जो आप प्रेशर अप्लाई करते हो उसकी वजह से हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। यानी आप जो फोर्स लगा रहे हो यूनिट एरिया के ऊपर, उस फोर्स लगाने की वजह से जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आ रही है उसको आप क्या बोलते हो, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हो। क्लियर है बात, यहां तक बातें समझ आ रही हैं। देन उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन बोलते हैं सॉलिड एक्सपैंड व्हेन हीट, जब आपको हीट, आप किसी भी चीज को हीट करते हो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। और ये जो हीटिंग करने की वजह से वो एक्सपेंशन शो करते हैं, तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, उनके वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आ जाती है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री। अगर आप किसी भी यूनिट वॉल्यूम के सॉलिड को लेकर उसके टेंपरेचर को 1 डिग्री राइज करते हो, तो आप देखोगे उसके वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज आएगी उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बात। Then आता है motion of molecules. There is no translational or rotational motion due to the presence of strong intermolecular forces. However, molecules can vibrate about their mean position. Already इसकी हम बात कर चुके हैं। Next point है intermolecular forces. Again, there is a strong or maximum intermolecular forces जो कि solids के अंदर present होती है और जिसकी वजह से ये अपनी fixed position पर attach रहते हैं, उसको leave नहीं करते। ये point भी clear हो चुका। Kinetic energy again ये only इनके अंदर translational vibrational kinetic energy होती है because they only vibrate about देयर मेन पोजीशन। सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। कि सॉलिड्स की कितनी टाइप्स हैं। सॉलिड्स की हम 2 टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बेस पर। एक है एमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन तमाम की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस भी बुक के अंदर है वो सारे मैंने इस टेबल के अंदर लिखती हैं। इस एक टेबल से आपको हर एक पॉइंट इन टाइप्स का क्लियर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा वो आपका सॉल्व होगा। देखते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो ए बोलते हैं विदाउट। ये ग्रीक वर्ड एमॉर्फस से निकला है विच मींस इररेगुलर अरेंजमेंट, जिससे मुराद होता है नॉट, यानी जिसकी इनडेफिनिट शेप हो, जो प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर ना हो। समझ आ रही है ना बात की, जो रैंडमली अरेंज हो रही हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर हम इस तरह से डेफिनेशन करते हैं, नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। द एटम आयंस आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इनके अंदर रेगुलर 3 डायमेंशनल शेप होती है और कंप्लीट रेगुलरिटी पाई जाती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की, ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स जो सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं, वो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं। वो 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर खुद को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, खुद को रिपीट करते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमडी कैट के अंदर पूछा जा चुका है और अक्सर आप जो एकेडमीज के टेस्ट देते हैं, डिफरेंट एकेडमीज के टेस्ट, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपकी बुक की लाइंस होती हैं। सो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में आपने ध्यान में रखना है, दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही उस टेंपरेचर पर पहुंचेगा एकदम मेल्ट कर जाएगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, इररेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो एक रेंज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एकदम एक खास टेंपरेचर पर जाकर मेल्ट नहीं करते। ये बात आपने ध्यान में रखना है। इनको सुपर कूल लिक्विड्स भी कहा जाता है, पहले हमने शुरू के अंदर बात की, जिसके एग्जांपल में ग्लास और प्लास्टिक्स आते हैं। और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर जाकर ये मेल्ट कर जाते हैं। क्लियर होगी बात। देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं जब एक कंपाउंड के अंदर जो वाटर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जैसे आप इसी चैप्टर के आखिर के अंदर एक टॉपिक आएगा हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स के बारे में, कि कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर से कंटेंट को, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो वाटर जो मॉइस्चर से उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का, उस सॉलिड का हिस्सा बन चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं ब्लू विट्रोल की, जिसको हम नीला तोदा कहते हैं। ब्लू विट्रोल का फार्मूला आप सबको आता होगा, एज एमडी कैट स्टूडेंट आपको पता होगा कि ब्लू विट्रोल बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड को। अब ये जो पेंटाहाइड्राइड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इस कंपाउंड के साथ हम लिखते हैं, इस हाइड्रेट्स के साथ, इनको बोला जाता है हाइड्रेट्स। जिन भी कंपाउंड के अंदर, जिन भी सॉलिड्स के अंदर, जिन भी साल्ट्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसको हम हाइड्रेट्स बोलते हैं। तो अब ये जो वाटर पेंटाहाइड्राइड मैंने बोला है, ये असल में क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। मीन जब क्रिस्टल्स बन
रहे होते हैं सॉलिड्स के, साल्ट्स के, उनके अंदर जो वाटर कंटेंट इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट होता, ये हमेशा एनहाइड्रस होते हैं, ये आप बात समझ सकते हो। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पार्ट होते हैं क्रिस्टल का, क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होती है। एग्जांपल आपके सामने लिखी है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइट, जिसको मैंने आपको बताया कि ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रोल इसको बोलते हैं, और ये क्वेश्चन भी यहां पर मैंने मेंशन किया है। देन मोबिलिटी की बात करें, एमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन ऑन हीटिंग, ये हीटिंग पर सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली दे बिकम मोबाइल, और ये एक टाइम आने पर ये मोबाइल हो जाते हैं, मींस अपनी पोजीशन को छोड़कर मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, इसलिए इनको हम सुपर कूल लिक्विड्स भी कहते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, इनके पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती, ये मोबाइल नहीं होते, ये अपनी जस्ट फिक्स पोजीशन पर रहकर वाइब्रेट करते हैं। क्लियर पॉइंट। देन एनआइसोट्रॉपी की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने समझना है। एनआइसोट्रॉपी थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, देन उसके बाद इन दोनों की टाइप के ऊपर जाते हैं। एनआइसोट्रॉपी आगे भी आएगा। खैर, एनआइसोट्रॉपी बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टी सॉलिड की, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो इंटेंसिटीज है, उनकी जो मैग्नीट्यूड है, वो भी चेंज हो जाएं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। और एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर सेम होती है, जिस भी डायरेक्शन के अंदर आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इनके अंदर ये एनआइसोट्रॉपिक वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, बल्कि इनके जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसो बोलते हैं सेम को, ट्रॉपिक मीन कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हर डायरेक्शन के अंदर सेम रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में आपने ध्यान में रखना है, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हो तो इनकी प्रॉपर्टीज भी, इंटेंसिटीज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको बिल्कुल कॉमन एग्जांपल देता हूं, अक्सर ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाता है। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एनआइसोट्रॉपिक होती है, वो इस वजह से कि क्रिस्टल जो ग्रेफाइट होता है वो जब पैरेलल, यानी उसकी जो लेयर्स की फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होता है, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर वो पैरेलल पोजीशन के अंदर पैरेलली तो वो अपनी अंदर से कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर आप लेयर्स के परपेंडिकुलरली देखेंगे डायरेक्शन के अंदर तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता। इसको डिटेल आगे चलकर बात करेंगे। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज की सबसे पहले बात करते हैं। क्लीवेज बोलते हैं एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जहां से मींस जिसमें हम क्या करें, लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर सॉलिड पार्टिकल्स को तोड़कर स्मॉल पार्टिकल्स बनाएं, स्मॉल यानी क्रिस्टल्स के अंदर ब्रेक डाउन करें, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। और जिस प्लेन के थ्रू, जिस डायरेक्शन के थ्रू उसको काटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्लेन कहा जाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें, दे डू नॉट ब्रेक, डोंट ब्रेक दीज सॉलिड्स एज अ फिक्स क्लीवेज प्लेन, इनके लिए कोई फिक्स क्लीवेज प्लेन नहीं होता तोड़ने के लिए। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक फिक्स क्लीवेज प्लेन के अंदर ही जो है वो कट किया जा सकता है। जैसे आगे में क्वेश्चन भी एक मैंने मेंशन किया इन स्लाइड्स के ऊपर, मीका के बारे में एक आ जाता है, इसको पैरेलली क्या किया जाता है, कट किया जाता है। इजीली ये पैरेलल अगर वे में इसको कट किया जाए इसके स्ट्रक्चर को तो ये आसानी से कट किया जा सकता है। तो मींस इसकी एक फिक्स क्लीवेज प्लेन प्रेजेंट होती है। और ये जो टाइप है, ये जो एबिलिटी है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल्स की बात करते हैं, गैसेस, रबर्स, डस्ट, प्लास्टिक, ये सारी एग्जांपल है एमॉर्फस की। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनमें आप देख सकते हो जो भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट है, तो इससे भी आपको अंदाजा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखे उनकी बात करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ फ्यूजिंग सिलिकेट्स विद, ये ईटा के अंदर एक दफा क्वेश्चन पूछा गया था, केपी के बुक के अंदर आई थिंक ये मेंशन है चीज। एमॉर्फस सॉलिड्स के जो हम बनाते हैं सिलिकेट्स, वो किन चीजों के मिलने से बनते हैं, किन चीजों की फ्यूजन से बनते हैं। ऑप्शन ए है बोरिक एसिड, बीटा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दीज। और ये आपकी आई थिंक केपी के बुक के अंदर मेंशन है, ये ऑल ऑफ दीज इसके अंदर आता है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ईटा के अंदर ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक सॉलिड्स आर डैश मटेरियल कंपोज और एटॉमिक मेटालिक अलॉय। ये जो क्वेश्चन यहां पर मैंने उठा के लिखा है, ये अगर आप फेडरल बुक देखो तो उसके टिडबिट के अंदर ये क्वेश्चन लिखा था, वो मैंने वहां से उठा के डाला है। अभी जितने भी पॉइंट्स, जितने भी छोटे छोटे आपको लाइनर्स, वन लाइनर क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं जो केपी के अंदर है, पंजाब के अंदर है, फेडरल के अंदर है, सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, वो सब चीजें मैंने अपनी बुक के अंदर शामिल की हैं।
और जब बुक आएगी तो आपको जब मैं उसके फीचर्स बताऊंगा तो मुझे यकीन है 110% यकीन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसी बुक मार्केट के अंदर इससे पहले कभी मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी है, मैंने खुद भी एमडी कैट दिया, तो मुझे पता है मार्केट के अंदर कौन सी बुक्स है और किस नेचर की हैं, उनके अंदर किस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो मैंने जो स्टूडेंट की साइकी है, जो स्टूडेंट को डिफिकल्टीज आती हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज, ड्यूरिंग देयर एमडी कैट जर्नी, उन सब को टैकल करने के लिए वो बुक लिखी है, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए आएगी। तो यहां पर जो आंसर आता है वो न्यू आइसोमेरिक फॉर्म है, न्यू एमॉर्फिस मटेरियल्स जो है वो बनते हैं। मेटालिक ग्लासेस की हम बात कर रहे हैं, जब यानी उनके अंदर हम देखते हैं अरेंजमेंट के अंदर एटॉमिक मेटालिक अलॉयज प्रेजेंट हो। ये एक टिडबिट के अंदर बात लिखी हुई है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइन पार्ट्स इन द एमॉर्फिस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज, ये केपीके और फेडरल के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, यहां पर मैंने मेंशन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं कि एमॉर्फिस सॉलिड्स जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन अगर उन एमॉर्फिस सॉलिड्स के अंदर कुछ पोजीशन पर, कुछ रीजन्स के अंदर, कुछ पार्ट्स के अंदर अगर थोड़ी सी रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्रिस्टलाइन पार्ट को हम एमॉर्फिस सॉलिड के अंदर क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं, देखें। ये लेट्स सपोज मैंने एक सॉलिड लिया है, एमॉर्फिस सॉलिड, इसके अंदर जो है पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ऐसी है, लेकिन कुछ पोजीशन पर अगर इनकी रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट हो रही है, तो ये जो रेगुलर पोजीशन किसी एक पोजीशन पर है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइट्स बोलेंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। देन एक क्वेश्चन है, चूज द एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर। एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट इंटेंसिटीज होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इनमें जो आंसर आता है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आता है, जबकि और जो है वो डायरेक्शन चेंज करने से चेंज नहीं होती उनकी इंटेंसिटी, जबकि थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो जो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है अगर आप क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इन वन डायरेक्शन दैट इज ऑर्डर टू। अच्छा, वही बात है जो ग्रेफाइट का मैंने आपको बताया था, ये पैरेलली जो है अपनी लेयर्स के अंदर कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन परपेंडिकुलरली नहीं करता। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रोपी बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ एमॉर्फिस सॉलिड्स। अब ये यूजेस जो है ये भी आई थिंक पंजाब के अंदर लिखे हुए हैं, यहां पर मैंने लिखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एमॉर्फिस सॉलिड्स को यूज किया जाता है, सोलर सेल्स के अंदर यूज किया जाता है, सोलर प्लेट्स के अंदर, फोटोकॉपियर्स के अंदर, फोटोकॉपी जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, प्रिंटर्स के अंदर, लेजर प्रिंटर्स के अंदर यूज किया जाता है, और फ्लैट पैनल डिस्प्लेस जो कंप्यूटर्स के लिए यूज की जाती हैं स्क्रीन के लिए, उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बहुत ही आसान सी चीजें, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से करते हैं ताकि टाइम कम से कम जाया हो। ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो इनके डिस्टिंक्ट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। जैसे हम NaCl की बात करें तो ये क्यूबिक इन नेचर होता है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, क्यूब शेप के अंदर प्रेजेंट होता है NaCl। आगे चल के इसका स्ट्रक्चर आएगा, डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, खास एक फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जिस पर जाकर ये क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। क्लीवेज प्लेन की बात करें या क्लीवेज की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर क्रिस्टल्स इनटू स्मॉलर वंस विद द आइडेंटिकल शेप्स, विद द आइडेंटिकल लेयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। और वो प्लेन जिससे इनको कट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्लीवेज प्लेन कहा जाता है। जब पिक्चर्स, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड अगर पिक्चर्स होंगी जिससे आपको और आसानी से चीज समझ आ सकती होगी तो वो साथ साथ में ऐड करता रहूंगा, उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे एग्जांपल्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की निकल सल्फेट, ये कौन सा है, हेक्साहाइड्रेट है, ठीक है, इस तरह से सोडियम नाइट्रेट है, और ये कैल्शियम एसीटेट है, मीका है। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और मीका के बारे में मैंने आपको बताया है, ये इसको हम पैरेलल जो है डायरेक्शन के अंदर कट कर सकते हैं, इजीली ये कट हो जाता है अगर हम इसको पैरेलल वे में काटेंगे, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर काटेंगे, ठीक होगी बात। नेक्स्ट उसके बाद आता है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल से मुराद ये है कि वो शेप जो जिसके अंदर यूजुअली क्रिस्टल ग्रो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यानी वो शेप जो शेप क्रिस्टल की प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ हम कह सकते हैं, यानी जब कोई क्रिस्टल बन रहा है जो अपनी ग्रोथ फेज के अंदर है, उस वक्त जिस ग्रोथ फेज के अंदर जिस तरह से जिस डायरेक्शन के अंदर जिस शेप के अंदर वो ग्रो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। यानी वो शेप जो क्रिस्टल की प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर वो ग्रो करता है, जिसके अंदर वो बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल।
अब ये उससे बढ़ने से मुराद वो वाला बढ़ना नहीं है जो हम बचपन से बड़े होते हैं, वो वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर उस चीज़ से आपने नहीं रिलेट करना। इससे मुराद ये है कि जो शेप होती है क्रिस्टल की, जिसके अंदर वो हमें दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। जैसे एग्जांपल है NaCl की क्यूबिक शेप होती है, ये यहाँ पर आपके सामने मैंने बनाई है। इस क्यूबिक शेप के अंदर ये NaCl का क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर ये ग्रो करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल बोलेंगे। क्लियर है। और ये चीज भी एक पॉइंट आपकी बुक के अंदर मेंशन है, तमाम बुक्स के अंदर, कि अगर हम 10% यूरिया को ऐड कर दें, इंप्योरिटीज को ऐड कर दें NaCl के अंदर, तो यही जो NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और नीडल लाइक शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एडिंग ऑफ दिस इंप्योरिटी। ठीक है, तो अब इसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्रिस्टल ग्रोथ की बात करें, क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में हम ये कहते हैं कि क्रिस्टल्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट। यानी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट के अंदर है, जब उसकी स्लो कूलिंग की जाती है हीट करने के बाद, तो उससे जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ बोलते हैं। और यही क्रिस्टल ग्रोथ डिपेंड करती है कि आया वो जो क्रिस्टल हमारे पास बनेगा वो किस साइज का होगा, लार्ज होगा, स्मॉल होगा। और यहां पर एक पॉइंट भी मैंने ऐड ऑन किया है कि साइज ऑफ द क्रिस्टल इज कंट्रोल्ड बाय, किसकी वजह से साइज ऑफ द क्रिस्टल कंट्रोल होता है, तो आपने यहां पर बात लिखनी है कि ये हम किस तरह से उसकी कूलिंग कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उसकी बेस पर इसका साइज क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे यहां पर मैंने नीचे भी लिखा है, अ स्लो ग्रोइंग क्रिस्टल हैज लार्ज साइज, उसका क्या होता है, लार्ज साइज होता है। यह भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्रिस्टल जब अपनी ग्रोथ के टाइम पर स्लोली कूल डाउन किया जाता है, स्लोली ग्रो करता है, तो उसका क्या होता है, लार्ज साइज प्रेजेंट होता है। एनाइसोट्रॉपी की बात करें, द सब्सटेंस व्हिच शो डिफरेंट इंटेंसिटी से मुराद है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे ग्रेफाइट की एग्जांपल है, ग्रेफाइट एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है वो पैरेलली जो है वो कंडक्शन करता है। हालांकि ग्रेफाइट के बारे में हम ये कहते हैं ये नॉन मेटल है, और मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं, ऑल नॉन मेटल्स जो है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट दिस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अपने लेयर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपी। इस एनाइसोट्रॉपी के अंदर कुछ जो प्रॉपर्टीज आती है वो यहां पर मैंने लिखी है। क्लीवेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर आती है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आती है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज आती है। ये तीनों चारों आपने प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर इसी तरह से पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बीएमडी कैट का क्वेश्चन पूछा जिसमें पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे और उसमें से पूछा गया था कि कौन सी एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें ऑप्शन 1 कौन सा था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था। तो ये आपने याद रखनी है। देन उसके बाद आता है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री बोलते हैं कंसिस्टेंसी को या रिपीटिशन ऑफ समथिंग। किसी चीज के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, किसी चीज के अंदर जो रिपीटिशन आती है, जो कोई चीज अपने आप को रिपीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और सिमेट्री के अंदर 3-4 चीजें हम देखेंगे। जैसे हम सिमेट्री प्लेन, सिमेट्री ऑपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम साथ में देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और साथ में इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सिमेट्री क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्री क्या होती है, तो सिमेट्री हम बोलते हैं कि जब हम एक क्रिस्टल को 360 डायमेंशन के अंदर रोटेट करें और वो अपने आप को, मींस अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो अपनी अरेंजमेंट है, उसको रीअपीयर करे। इस रोटेशन की वजह से जो उसकी स्ट्रक्चर के अंदर रिपीटिशन आ रही है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और सिमेट्री ऑपरेशन क्या आपकी बुक के अंदर लिखा है, द प्रोसेस through which the crystals are brought about to its original position, identical position is called as symmetry operation। देखो सिमेट्री मैंने आपको समझा दिया, अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इसको रोटेट करके उसी पोजीशन पर ले आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। समझ आ रही है ना बात की? तो ये बात आपने यहां पर समझी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन जो कि क्रिस्टल से गुजर रही होती है और जिसके थ्रू अगर क्रिस्टल को कट किया जाए और वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बना के अगर दिखा दूं, ये लेट्स सपोज आपके पास एक क्या है, क्यूबिक शेप है, ठीक है। इस क्यूबिक शेप को अगर आप 360 क्या रोटेट करो, तो आप देखोगे जब जैसे जैसे रोटेट, जैसे इस पेन की एग्जांपल ले लेते हैं, ये पेन इस तरह से अगर हम इसको रोटेट करते जाएं 360, तो आप देखोगे हर एक पॉइंट पर जाके इसकी क्या होगी, सेम जो स्ट्रक्चरल है
पोजीशंस हैं एटम्स की वो सेम क्या होंगी, रिपीट होंगी। और ये जो रिपीटेशन होती है रोटेशन की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। इस ऑपरेशन को सिमेट्री ऑपरेशन कहा जाता है। और वो प्लेन जो इस सिमेट्री से गुजरता है, जिसको लेट्स सपोज हम इसको दो हाफ्स के अंदर कट करें, तो इस कट करने की वजह से इसका जो दो आइडेंटिकल हाफ्स बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री आता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं, 3 टाइप्स आपकी बुक के अंदर लिखी है, उनकी बात करते हैं। जैसे है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीनों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है क्रिस्टल इज डिवाइडेड बाय एन इमेजिनरी प्लेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच इज एग्जैक्ट मिरर इमेजेस ऑफ अदर, इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी जब आप एक स्ट्रक्चर को, एक सिमेट्री को कट करें प्लेन के थ्रू, एक प्लेन के थ्रू कट करें और वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर क्या हो जाए, कट हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी चीज को आप क्या बोलते हो, ऐसी टाइप ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हो। क्या कहते हो? शायद मैंने आगे कहीं बनाया हुआ भी है, नहीं इधर नहीं बनाया। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर फर्दर आगे हम 3 बार, जैसे मैं यहां पर आपको बना के बताऊं ना, तो ये इस तरह से, जैसे ये मैं आपके सामने प्लेन बना रहा हूं, ये क्यूबिक शेप है NaCl की, तो ये जो प्लेन में आपको जैसे ये बता रहा हूं कलर करके, ये जो प्लेन है, अगर आप इस प्लेन के अंदर कट करें इस क्यूबिक शेप को, तो एक आइडेंटिकल हाफ ऊपर रह जाएगा, एक आइडेंटिकल हाफ नीचे, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेजेस होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये जो यहां पर मैं अगर 2 टाइप्स और भी लिखी है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लिखी है और एक डायगोनल भी लिखी है। तो रेक्टेंगुलर कैसे होगी, अगर आप इसको इस तरह से काटें, देखिए मैं आपके सामने यहां पर बना रहा हूं, तो अगर आप इसको वर्टिकली काटेंगे, रेक्टेंगुलर ही काटेंगे, तो ये जो प्लेन अब आपके सामने मैंने बनाया बीच में से ऐसे काटेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और डायगोनल से मुराद ये, अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में अटैच कर दें, डायगोनल्स बोलते हैं जो अपोजिट एंड पर पॉइंट्स होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करें, और अगर आप इसको ऐसे काटें, तो ये जो प्लेन होगा, जिसको काटने की वजह से 2 आइडेंटिकल हाफ्स आपको मिलेंगे, इसको बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और तीनों तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर एंड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने यहां इस डायग्राम से समझ लेनी है। देन उसके बाद एक लफ्ज आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर कुछ बातें लिखी हैं, वो भी यहां पर मैं बात करूंगा। जैसे डायएड और ट्रायएड की बात है, उसकी हम बात करेंगे। सब पहले बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉन की जाए थ्रू दिस क्रिस्टल सच दैट रोटेशन क्रिस्टल थ्रू 360 प्रेजेंट एक्जैक्टली द सेम appearance more than once is called as axis of symmetry। यानी axis of symmetry से मुराद एक ऐसी इमेजिनरी लाइन आप क्रिस्टल से गुजारें, जिसके गुजारने के बाद अगर आप उस क्रिस्टल को रोटेट करें, तो वह हर रोटेशन पर क्या करे, अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो अपनी शेप है, अपनी जो अरेंजमेंट है, उसको रीअपीयर करे, रिपीट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं डायग्राम भी यहां पर बना ऐड कर दूंगा, आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर 2 पॉइंट्स फर्दर और लिखे हैं, एक डायएड और एक ट्रायएड। डायएड बोलते हैं, डाई बोलते हैं 2 को, यानी जब आप एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जिसको अगर आप रोटेट करो और वो ट्वाइस 2 दफा अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करे 360 रोटेशन के अंदर, ऐसी सिमेट्री को आप बोलते हो डायएड। ऐसी फिनोमेना को आप बोलते हो डायएड। और ऐसी सिमेट्री को कहा जाता है 2 फोल्ड सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। मींस वो ट्वाइस अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट। और ट्राई बोलते हैं 3 को, मींस जब आप उसको इमेजिनरी लाइन से रोटेट करो इस तरह से कि वो 3 दफा थ्राइस अपने आप को रिपीट करे, तो उसको आप क्या कहोगे, ट्रायएड कहोगे या 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहोगे। ये दोनों पॉइंट भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ये आपने समझने हैं। और देन एक मैंने एमडी कैट के हवाले से पॉइंट ऐड ऑन किया है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी देख लें। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कहते हैं द पॉइंट at the center of the crystal which is equal distance from the opposite phases of the crystal। जैसे मैं आपको यहां पर इस चीज को समझाता हूं, देखें। जैसे ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के मिड के अंदर, सेंटर के अंदर मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट बनाता हूं। जैसे ये मैंने आपके सामने मिड के ऊपर एक सेंटर पॉइंट डाल दिया है। अब इस सेंटर पॉइंट से आप जिस भी डायरेक्शन के अंदर जाओगे, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। हर डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस हो। इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये बात ही क्लियर होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, एमडी कैट के अंदर ये पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है वो हर एक क्रिस्टल के अंदर, हर एक क्रिस्टल के यूनिट सेल के अंदर एक ही होती है। मींस आप कोई भी क्रिस्टल उठाओगे, उसके अंदर एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। उसके सेंटर के अंदर एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो इक्वली डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ऑपोजिट फेजेस। जबकि एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमडी कैट के अंदर पूछा जाता है। क्लियर होगी बात।
देन हम बात करते हैं आइसोमरिज्म की, आइसोमॉर्फिज्म की, सॉरी। आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैंने एक अगेन यहां पर एक टेबल डाला है, इससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आइसो बोलते हैं सेम को, मॉर्फिज्म बोलते हैं शेप को। और ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, इससे मुराद ये है कि डिफरेंट कंपाउंड्स अगर आप लें और उनकी शेप सेम हो, उनकी अपीयरेंस सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। लाइट चली गई है और मैं आई थिंक इस लेक्चर को यहाँ पर रोकता नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। रोज़ा भी मेरा है और लेक्चर भी आपके लिए लाजमी लाने हैं। लाइट चली गई है लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं। मैं उस जो अपना फेज़ है उसको ख़त्म कर दूंगा जब तक लाइट नहीं आती। तो मैं आपको टैबलेट के ऊपर ही समझाता हूँ, चीज़ें आपको इंशाल्लाह सब चीज़ें समझ आएंगी। आपने इस पॉइंट पर जाकर लेक्चर को लीव नहीं करना, या आपकी बेहतरी के लिए, या आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आज ही वीडियो ये कंप्लीट हो जाए। लाइट आती है नहीं आती वो अलग एक पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद मैंने जाकर एकेडमी में भी लेक्चर लेना है, वहाँ पर भी एक क्लास है मेरी, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर लेक्चर लेट होगा, फिर आप लोगों के लिए यानी मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आइसोमरिज्म की मैंने आपको बताया कि आइसोमरिज्म जो होता है डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए होता है, कि डिफरेंट कंपाउंड जब सेम शेप रखते होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मीन सेम शेप। जैसे हम बोलते हैं ना, इंसान के बारे में बोला जाता है, एक इंसान की जो शेप होती है, जो अपीयरेंस होती है, वो दुनिया के अंदर एक जैसे इंसानों की 7 शक्लें पाई जाती हैं। मीन्स जैसे आप लेट्स सपोज वो शाहरुख खान का अगर आपने देखा हो तो शाहरुख खान जो एक्टर है इंडिया का, उसकी एक शेप का बंदा जो है इंडिया के अंदर है, तो आप देखें तो वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी लगता है। तो आप हालांकि देखा जाए तो दोनों क्या है? इंसान। शाहरुख खान अलग है, मींस अलग उसकी अपनी बॉडी अपनी सब कुछ है, और वो दूसरा बंदा उसकी अलग है, लेकिन शेप क्या है? सेम है। तो ये शेप सेम होने की वजह से, हालांकि ये दोनों क्या है? डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट हैं अपनी नेचर के हिसाब से, लेकिन शेप सेम होने की वजह से इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ्स बोलेंगे। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। क्लियर है बात? आई थिंक यहां से इस एक एग्जांपल से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। सो यहां पर मैंने लिखा है व्हेन टू और मोर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप्स आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस टू ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती है एज दे आर टोटली डिफरेंट कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो शाहरुख खान और उसका जो हमशक्ल है वो दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल उनकी नेचर डिफरेंट है। हालांकि उनकी अपीयरेंस सेम है, लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उनकी अपनी बॉडी, उनकी और सारी शेप्स डिफरेंट होनी, यानी उनकी जो अपनी नेचर है वो डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो आइसोमॉर्फिज्म के बारे में अपने ध्यान में रखना है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं, लेकिन इनकी शेप क्या है? सेम है। देन हम ये कहते हैं फार्मूला यूनिट ऑफ डिफरेंट आइसोमॉर्फ्स हैव यूजुअली द सेम एटॉमिक रेशियो। यूजुअली हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जो आइसोमॉर्फ्स हम देखते हैं उनके अंदर जो एटॉमिक शेप होती है, एटॉमिक रेशियो जो होती है वो सेम होती है। जैसे नीचे एग्जांपल्स के अंदर आपको दिखाई देगा कि NaF और MgO को अगर आप देखें तो दोनों के अंदर जो एटॉमिक रेशियो है वो 1:1 है। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की रेशियो क्या है? 1:1 है, और इनकी जो शेप प्रेजेंट होती है वो क्यूबिक होती है। इस तरह से पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की बात करें, इनमें 1:3 प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं पोटेशियम एक है, सोडियम भी एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन इधर भी एक है, और ऑक्सीजन दोनों के अंदर क्या है? 3 है। तो इसलिए हम लिखा है 1:1:3। ठीक है, और इनकी जो शेप होती है वो रोम्बोहेड्रल होती है। जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड की देखें 1:1 है, हेक्सागोनल शेप होती है। और कुछ नीचे भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ये सारे भी आप एक दफा पढ़ सकते हैं। अब इनमें से जो फर्स्ट 3 मैंने एग्जांपल्स दिए कम से कम आप ये पढ़ लें, क्योंकि ये 2-3 बुक्स के अंदर कॉमनली प्रेजेंट हैं, इसलिए इनसे आने का चांस है क्वेश्चन। लेकिन इसके अलावा अगर नहीं आ सकते तो क्वेश्चन एज सच ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है वो कि आपको 2 डिफरेंट कंपाउंड्स देगा और बोलेगा इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी शेप सेम होने पर, तो आप बोलेंगे इसके अंदर क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगी। क्लियर है बात? जैसे यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिखा है कि कार्बोनेट और जो नाइट्रेट आयंस होते हैं, पंजाब बुक के अंदर लिखा है इनकी ट्रायंगुलर प्लैनर शेप होती है, और सल्फेट और हम इसी तरह से ये क्रोमेट जो आयंस हैं इनकी बात करें तो इनकी टेट्राहेड्रल शेप प्रेजेंट होती है। हालांकि ये डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन इनके अंदर एक तो एटॉमिक रेशियो भी सेम है, और दूसरा इनके अंदर क्या है? इनके अंदर ये जो शेप है वो भी सेम है। तो अजान हो रही है, अजान हो जाए, जोर की हो रही है, तो फिर उसके बाद इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अजान ख़त्म हो गई है, आगे कैरी ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली बोलते हैं मैनी को,
मॉर्फिज्म बोलते हैं शेप। और ये जो हम बात करेंगे ये एक कंपाउंड की बात करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है। आइसोमॉर्फिज्म दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे होते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या लेते हैं, एक ही क्रिस्टलाइन कंपाउंड लेते हैं और उसकी डिफरेंट जो शेप्स हैं उसकी बात करते हैं। तो द सब्सटेंस existing in more than one crystalline form are called as polymorphs of each other। इनकी क्योंकि नेचर सेम होती है, कंपाउंड सेम होता है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। क्योंकि शेप चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम। क्योंकि इनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंपोजिशन होती है, वो क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर होगी बात। देन हम ये कहते हैं कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और are interconvertible into each other under different conditions of temperature। और इस टेम्परेचर को जहां पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म कंपाउंड की दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को क्रिस्टल ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक यही हमारा आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स की बात करें, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो उसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म प्रेजेंट होती है, रोम्बोहेड्रल एंड आर्थ्रोरोम्बिक। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें ट्राइगोनल एंड आर्थ्रोरोम्बिक होती है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो रोम्बोहेड्रल एंड आर्थ्रोरोम्बिक शेप जो है इनकी प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद एक फिनोमेना आता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी किसको कहते हैं, एलोट्रोपी ग्रीक वर्ड से निकला है, एलोस एंट्रोपी। अच्छा, तो अब एलोट्रोपी किसको कहते हैं, एन एलिमेंट में एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, एलिमेंट्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स और हैविंग डिफरेंट फिजिकल शेप्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। यानी सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से, उनकी फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर डिफरेंट मींस जो आ जाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। और ऐसे फिनोमेना को एलोट्रोपी बोलते हैं। यहां पर जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है कार्बन। कार्बन की आपको पता है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और एक बकी बाल भी होता है। तो यहां पर हम सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। जैसे हम डायमंड की बात करें तो डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, आप जानते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन ही होता है, एटम्स कार्बन की होती हैं, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसा कि आप जानते हैं डायमंड के अंदर जो इसकी अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम्स की, वो क्यूबिक शेप की होती है, क्यूबिक फॉर्म इसकी प्रेजेंट होती है। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क लाइक होता है। और ग्रेफाइट के अंदर हम बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर जो शेप होती है, फॉर्म होती है, वो हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल शेप होती है। डायमंड के अंदर हम बात करें तो जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है वो sp3 प्रेजेंट होती है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। क्लियर है। और ये हार्ड होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि ग्रेफाइट की बात करें, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, ये सॉफ्ट होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने इन दोनों के हवाले से ध्यान में रखने हैं। देन एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स प्रेजेंट होते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 और एक दूसरा O3 होता है, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और ओजोन आपको पता है एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, जो हमारे अर्थ को सन की अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक रेस से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आप इन दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स को देखें तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो शेप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन शेप्स, वो एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। इसी तरह से एलोट्रोप्स भी जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ओजोन बना रहे हैं या ओजोन से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है, लैटेंट हीट, वो कितनी होती है, 142 किलो जाउल पर मोल एनर्जी जो होती है यहां पर क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, प्लस में है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, माइंड मैप यहां पर मैंने छोटा सा दिया है, ये आपकी बुक के अंदर कुछ चीजें थी वहां पर मैंने लिखी हैं। अगर हम एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की बात करें तो इसको 2 एलोट्रोप्स प्रेजेंट होती हैं, को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ सल्फर और दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, और एमॉर्फस में आप जानते हैं कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम लिखते हैं यहां पर नो ज्योमेट्रिकल शेप। देन उसके बाद हम बात करें तो ये जो क्रिस्टलाइन शेप होती है हमारे पास, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ जो सल्फर है, इसकी अगर हम फर्दर ऑन बात करें तो इसके अंदर 2 फर्दर टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास है रोम्बिक सल्फर और दूसरा हम दूसरे को कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। अगर हम यहां पर जो रोम्बिक सल्फर है उसकी बात करें
तो रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी कहा जाता है। ये पॉइंट जो छोटा सा पॉइंट है ये आपने ध्यान में रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं। वाइल अगर हम मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो ये जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बीटा सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा सल्फर। तो ये दोनों पॉइंट भी आपने इसके हवाले से ज़हन के अंदर रखते हैं। और मैं देख लेता हूं अगर कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है अगर आपकी बुक के अंदर तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस सल्फर के हवाले से। तो यहां पर बस यही पॉइंट अगर आप ज़हन में रख लें कि मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये हमारे पास बीटा सल्फर होता है और जो रोम्बिक सल्फर है वो अल्फा सल्फर होता है। इसके अलावा भी अगर फेडरल की बुक उठाएं तो उसके अंदर प्लास्टिक सल्फर की भी एग्जांपल दी जिसको गैमा सल्फर कहा जाता है, और एमॉर्फस सल्फर की उसने अलग से टाइप दी हुई है। तो वो एक दफ़ा आप वहां पर जो है दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट भी आ चुकी है, इसी को आगे से हम इधर से ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, रोम्बिक सल्फर के बारे में यहां पर आपकी बुक के अंदर लिखा है ये ब्राइट येलो कलर का होता है। कुछ पॉइंट्स में लिख ही देता हूं, वैसे आप भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। फेडरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वैसे ये पॉइंट आते नहीं है। क्यों नहीं आते, क्योंकि और किसी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है। जो मेंशन थे पॉइंट वो आपको मैंने इस फ्लो चार्ट के अंदर, माइंड मैप के अंदर बता दिए। और अगर हम मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये इसका जो टेम्परेचर होता है, रेंज होती है वो 96 से लेकर 119 डिग्री तक ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। जबकि रोम्बिक की हम बात करें तो ये स्टेबल रहता है बिलो किसके, 96 डिग्री की। अगर टेम्परेचर बिलो 96 डिग्री होगा तो ये स्टेबल रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 96 से इंक्रीज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द कंपाउंड हैविंग मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। वाइल एलोट्रॉपी की हम बात करें तो इट इज द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट। ये कौन पोजेस करता है, एलिमेंट पोजेस करते हैं, which is the occurrence of element in different forms। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। एलोट्रॉपी एलिमेंट के जो डिफरेंट शेप्स के अंदर, अरेंजमेंट्स के अंदर पाया जाना है उसको हम बोलते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म जो हम बोलते हैं वो एक ही यानी कंपाउंड का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होना आता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड के लिए हम बात करते हैं, एलोट्रॉपी किसके लिए बात करते हैं, एलिमेंट के लिए बात करते हैं। आई थिंक ये चीज आपको यहां पर क्लियर होगी। एक क्वेश्चन लिखा है, ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये क्या होगी। तो आपको पता है कि जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, मींस वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें, दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर, दैट पॉइंट एट विच two crystalline forms of the same substance can coexist in equilibrium with each other is called as transition temperature। या ऐसा टेम्परेचर जहां पर जाकर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसको भी आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हो। जैसे एग्जांपल के अंदर आप सारी चीजें देख लोगे, सल्फर के बारे में लिखा है, सल्फर के क्रिस्टल एट S8 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक अभी हमने बात की थी। तो अगर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को देखें, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर किस टेंपरेचर पर प्रेजेंट होते हैं, 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम के ऊपर पोजीशन पर मौजूद होते हैं। मींस अगर टेंपरेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो एक दूसरे की फॉर्म के अंदर क्या कर जाएंगे, इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली बात करें टिन की, टिन जो होता है ग्रे कलर का टिन और व्हाइट कलर का टिन, इन दोनों की अगर हम एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो ये क्यूबिक शेप का होता है ग्रे वाला, और जो व्हाइट वाला जो है टेट्राहेड्रल शेप का होता है। अगर आप फेडरल और केपी के बुक के अंदर देखो तो इसकी जो वैल्यू लिखी है ट्रांजिशन टेम्परेचर की वो 13.2 लिखी है। वाइल अगर हम पीटीपी की बात करें, पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करें, वहां पर 18 डिग्रीज का टेम्परेचर लिखा है। तो ठीक है, तो जब ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं तो एज सच ये फिर एमडी कैट के अंदर पूछता नहीं है। देन पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो ये दो फॉर्म्स के अंदर, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, एक रोम्बोहाइड्रल और दूसरा आर्थरोम्बिक, और इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 128.5 डिग्री प्रेजेंट होता है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की बात करें तो ये 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रस और एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करें तो ये 32.02 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कहा जाता है, लेस हाइड्रेट फॉर्म के अंदर चला जाता है। आप देख सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रस फॉर्म के अंदर 10 थी और लेस के अंदर क्या हो गई हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो चुके हैं और 7 रह गए हैं। तो ये चीजें आपने यहां से पढ़ लेनी है। उसके बाद बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं, लैटिस मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड बाय लैटिस, यानी जो एक खास पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं एटम्स एक सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर,
क्रिस्टल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस। और इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। यानी 3D स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसकी पोजीशन को जो चीज शो करती है, उस पोजीशन, उस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हम क्रिस्टल लैटिस की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। आसान आसान सी बातें, आपने टेंशन नहीं लेनी, बोर नहीं होना, साथ साथ आपने चीज़ों को पढ़ते जाना है। मेरे साथ बुक खोल के रखनी है अपनी प्रोविंस की, और प्रोविंस की चीज़ें तो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता जा रहा हूँ। कम से कम आपने अपने प्रोविंस की बुक को यहाँ पर खोल के रखना है, ठीक है। और जहाँ पर आप बोर हो जाएं, बेशक वीडियो को रोकते हैं, थोड़ा चहलकदमी कर लें, फिर दोबारा से आके इधर से आगे से स्टार्ट करें। मैं वन गो में पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि आप इस वीडियो को किसी भी टाइम, किसी भी वक्त देख सकते हैं। कोई टॉपिक अभी पढ़ें, कोई बाद में करें, जब भी देखना जाए। लेकिन मेरे लिए ये है कि मुझे वन गो के अंदर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है और आपके लिए वीडियो लेके आनी है। तो इसलिए मैं एनर्जी लगा रहा हूँ। अब मुसलसल आई थिंक 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं, मुसलसल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बीच में कहीं पर भी नहीं रुका। बीच में अजान का एक वक्फा लिया, बस उसके अलावा कोई भी नहीं। तो मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत पड़नी पड़ेगी। अगर मैं अपना 110% दे रहा हूं तो आपको 120% देना पड़ेगा, क्योंकि एमडी कैट आपने देना है और आपने क्रैक करना है। मैं आपकी इस जर्नी के अंदर हेल्प कर रहा हूं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना 100% देने की कोशिश करो। इस चीज को लाइट ना लो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं और उस लेवल के मिल रहे हैं जो और कोई भी यहां पर प्रोवाइड नहीं कर रहा, यूट्यूब के ऊपर इवन एकेडमीज के अंदर ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो आपको जो है वो अपने लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझना चाहिए। मैं कह सकता हूं आपको अपने लिए खुशकिस्मती समझनी चाहिए कि आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने, अगर आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। क्योंकि अक्सर ये पॉइंट बोला जाता है कि जिस चीज़ के कोई कॉस्ट नहीं होती ना, तो उसको लोग जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, लेकिन जब पैसे दिए हों तो फिर लोग उसको सही इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अकेडमीज के अंदर अगर आप पैसे देते हैं तो आप कोई लेक्चर मिस नहीं करेंगे, आप टीचर का एक एक पॉइंट गौर से सुनते हैं, एक एक क्लास गौर से देखते हैं। लेकिन यही जब यूट्यूब के ऊपर वीडियो आती है, आप सब लाइट देखते हैं, 2 मिनट की वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद आगे स्किप करके चले जाएंगे जी, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी उनकी आती नहीं है। तो ये काम आपने कम से कम नहीं करना। जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को देखते रहो, इन लेक्चर्स को कंप्लीटली देखो, बार बार देखो, ताकि आपका हर पॉइंट जो है वो क्लियर होता रहे। क्लियर है? देन उसके बाद बात करते हैं स्पेसेस, शेप ऑफ क्रिस्टल की बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंडीशन और मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि क्रिस्टल को किस मेथड के थ्रू बनाया जा रहा है, किन कंडीशंस के थ्रू बनाया जा रहा है, उसके ऊपर इनकी एक्सटर्नल जो शेप होती है वो डिपेंड करती है। क्लियर होगी बात? देन उसके बाद बात करें पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स से पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बता रहा हूं, सिमेट्री ऑफ यूनिट सेल्स की हम बात करें तो यूनिट सेल्स की जो सिमेट्री होती है, उस सिमेट्री की बेस के ऊपर 7 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रिस्टल्स के। और इस 7 को क्या कहा जाता है, इन 7 ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। और यही 7 क्रिस्टल सिस्टम हम आगे चलकर पढ़ेंगे। पैरामीटर्स से यहां पर क्या मुराद है, पैरामीटर्स में हम बात करते हैं 2 चीजों की। यहां पर मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो पैरामीटर्स क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हम 6 पैरामीटर्स की बात करते हैं। इन केस ऑफ अगर हम देख लें NaCl भी, तो NaCl का यहां पर मैंने क्यूबिक शेप बनाई है, इसके अंदर अगर आप देखें तो 6 पैरामीटर्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? 3 पैरामीटर्स जो हैं वो साइड्स के हैं, लेंथ्स के हैं, और 3 पैरामीटर्स जो हैं इसके एंगल्स के हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हम लेट्स सपोज ले लेते हैं वाई एक्सिस, ये ले लेते हैं जेड एक्सिस, और यहां पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस वाली आपको यानी लेंथ नजर आ रही है इस क्रिस्टल की, उसको क्या कहा जाता है, उसको ए नाम दिया जाता है। ये जो वाई एक्सिस की है इसको बी कहा जाता है, और ये जो जेड एक्सिस की इसको सी कहा जाता है। अब ये जो बॉन्ड एंगल जो ए और बी के दरमियान बन रहा है, इसको अल्फा एंगल कहा जाता है। और जो एंगल बी और जेड के दरमियान बन रहा है, इसको बीटा एंगल कहा जाता है। और इसी तरह से जो बीटा और बी और ए के दरमियान मींस जेड एक्सिस और इसी तरह से एक्स एक्सिस के दरमियान बनता है, उसको गैमा एंगल कहा जाता है। तो साइड लेंथ ए बी एंड सी, वाइल जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा एंड गैमा, ये जो 6 हैं, इनको पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल्स कहा जाता है, क्रिस्टल लैटिस के पैरामीटर्स कहा जाता है। इनके थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर की शेप को, साइज को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। क्लियर होगी बात? तो इन पैरामीटर्स को, इन 6 पैरामीटर्स को पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल्स भी कहा जाता है, या पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स भी कहा जाता है। ये दूसरा नाम इसके लिए यूज किया जाता है क्रिस्टलोग्राफिक
ग्राफिक पैरामीटर्स या पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपकी एक किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये भी आपने देख लेना है। क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट्स या क्रिस्टलोग्राफिक यूनिट्स भी कहा जाता है, ये चीज भी आपने यहां पर ज़हन के अंदर रखनी है। क्लियर होगी बात? देन बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल लो उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट आप ले लो जो हर प्रॉपर्टी को शो करे, हर एक पैटर्न को शो करे जो उस क्रिस्टल के अंदर रिपीट हो रहा हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल के बारे में याद रखना है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी क्रिस्टल का, बाय वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं। और लैटिस की बात करें, लैटिस 3 टाइप्स का प्रेजेंट होता है, या तो 3 डायमेंशनल लैटिस होता है, 2 डायमेंशनल होता है और 1 डायमेंशनल होता है। और अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, जैसे NaCl का हम स्ट्रक्चर लेते हैं, NaCl या और जितने भी मोस्टली मेटल्स होते हैं, ये जो साल्ट्स होते हैं, उनके क्यूबिक शेप प्रेजेंट होती है। यूनिट सेल उनका क्यूबिक शेप का होता है, तो इसके बारे में हम ये कहते हैं ये सिंपलेस्ट यूनिट सेल है। वो इसी वजह से कहते हैं, एक तो इसके अंदर जो स्टडी करना है क्रिस्टल को वो आसान होता है। इसके अंदर टोटली 6 ही पैरामीटर्स होते हैं और उसमें भी हम ये बात करते हैं कि इनके अंदर जो लेंथ होती है क्रिस्टल के अंदर, तीनों लेंथ सेम होती है, A = B = C। और इनके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो भी तीनों आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। और वो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए सिंपलेस्ट यूनिट सेल है जिसको स्टडी करना आसान है। और दूसरा, मोस्टली जो साल्ट्स और जो मेटल्स होते हैं वो इसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, इसी यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसी शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको हम सिंपलेस्ट यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, आगे चल के बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डाला है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस, तो आपने यहां पर देख लिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिसेस, कौन कौन से हैं वो नाम यहां पर आपने लिखने हैं। जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, या जिसको आप क्या बोलते हो, यहां पर एक स्पेसिफिक नाम भी आपकी बुक के अंदर लिखा होगा, वो भी हम देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। एक तो हर बुक के अंदर पॉइंट अलग है ना, तो इसलिए मुझे हर एक बुक का पॉइंट जो है वो देखना पड़ता है। अगर मैं हर एक बुक के पॉइंट को ना देखूं तो फिर कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे और फिर आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को जो है यहां पर देखता हूं। हाँ, तो यहां पर आपकी अगर देखें केपीके बुक के अंदर लिखा है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है एक तरह का है जिसको आप बोलते हो पी टाइप लैटिस। इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप लैटिस बोलते हैं। और दूसरा जो यहां पर बी आपको शेप नजर आ रही है, इसको बोलते हैं सेंटर क्यूबिक लैटिस, और इसको बोला जाता है आई टाइप लैटिस बोला जाता है। और तीसरी जो शेप आपको सी के अंदर नजर आ रही है, ये तीनों में डिस्कस करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, हर एक चीज हर एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। और ये है फेस क्यूबिक लैटिस, जिसको क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है एफ टाइप लैटिस भी कहा जाता है। अब इन तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, अगर हम PTL की बात करें, मींस सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें, तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो हम सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में ये कहते हैं कि यहां पर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो जस्ट और जस्ट कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर। आप देख सकते हैं इस क्यूबिक शेप के अंदर कॉर्नर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एटम्स प्रेजेंट है। और मोस्टली जो रीजन है यहां पर क्या है? एम्प्टी है। तो इस तरह के क्यूबिक लैटिस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलते हैं। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, विच टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस हैज मैक्सिमम वैकेंट स्पेसेस, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस है, जिसको आप पी टाइप लैटिस कहते हैं। और इसके अंदर, और ये रेयरली जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर होगी बात? देन उसके बाद बात करें, इसके हवाले से एक टेबल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप टेबल को, वीडियो को पॉज करके टेबल को भी देख लें। इस टेबल के अंदर आपको इन तीनों जो क्यूबिक लैटिसेस हैं, इन तीनों की टाइप्स की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। उनके दरमियान स्पेसेस, उनके दरमियान पार्टिकल की पोजीशन, हर एक चीज मिल जाएगी। वैसे मैं आपको डिस्कस भी यहां पर कर रहा हूं। और बी टाइप की बात करें, जिसको हम सेंटर क्यूबिक लैटिस बोलते हैं, इसमें कॉर्नर के साथ साथ सेंटर के ऊपर भी एटम, एक पॉइंट प्रेजेंट हो जाता है, एक एटम प्रेजेंट हो जाता है जो कि इक्वी डिस्टेंस होता है तमाम कॉर्नर से। इसको बोला जाता है सेंटर क्यूबिक लैटिस बोला जाता है। और सिंपल क्यूबिक लैटिस के मुकाबले में इसमें जो यानी जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो थोड़ी कंपैक्ट हो जाती है, थोड़ी ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है, क्योंकि बीच में सेंटर के अंदर भी एक क्या आ गया है? पार्टिकल आ गया, एटम आ गया। और अगर हम तीसरे की बात करें, फेज सेंटर क्यूबिक की, तो इसमें जो फेजेस होते हैं, जो क्यूब के फेजेस होती हैं, उनके ऊपर भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इसको बोला जाता है फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड एरिया हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा बढ़ गए हैं। और पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से इन क्रिस्टल
की क्या होती है, डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है और उनमें स्पेसेस भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जबकि अगर हम दूसरे दो की बात करें तो उनके अंदर स्पेसेस भी ज़्यादा हैं और उनके अंदर क्राउडिंग भी कम है और उनकी डेंसिटी भी कम है। ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। और अगर हम फेस सेंटर क्यूबिक की बात करें तो ये जो फेस सेंटर क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर है ये NaCl साल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि NaCl के अंदर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है, तो आपका आंसर होगा फेस सेंटर क्यूबिक प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपका यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपकी बुक के अंदर लिखे हैं। फेडरल और जो हमारे पास KPK है, पंजाब है, तीनों के अंदर इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर लिखे हैं, जस्ट आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि जैसे क्यूबिक है, टेट्राहेड्रल है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक है। ये डिफरेंट क्रिस्टल्स की शेप्स की बेस पर आपको यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। जैसे एज लेंथ की बात करें तो क्यूबिक के अंदर तीनों लेंथ्स भी सेम होती हैं ABC, और इनके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का होता है। और इसकी एग्जांपल के अंदर NaCl आता है, कॉपर, डायमंड, NaBr आता है। जबकि टेट्रागोनल की बात करें, इनमें दो साइड्स तो सेम होती हैं लेकिन तीसरी सेम नहीं होती, और इन तीनों में क्या होता है, अल्फा बीटा गैमा जो होते हैं इनके अंदर एंगल सेम होता है 90 डिग्री का। और इसमें एग्जांपल आती है TiO2 की, इस तरह से टिन की आती है, टिन ऑक्साइड की आती है, मैंगनीज ऑक्साइड की आती है। और ऑर्थोरोम्बिक में इसी तरह से आप सारा इस टेबल को यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं। इसकी जो ट्रिक होगी कि किस तरह से आप आसानी से इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को आसानी से याद कर सकते हैं, उनके अंदर कौन सी लेंथ्स इक्वल्स हैं, कौन सी नहीं इक्वल, उनके अंदर एंगल क्या है, उनकी एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। वहां पर आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर इस चीज़ की आपको मैं ट्रिक दे दूंगा। ये पूरा टेबल आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। इस वन शॉट लेक्चर के अंदर मैं ये ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा, वो बताते हुए टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है, तो वो अलग से मैं आपको बता दूंगा। तो आप यहां से एक दफ़ा इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ एन आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड क्या है? आयनिक सॉलिड, देखो सॉलिड्स के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, 4 टाइप्स इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। अभी हम आयनिक सॉलिड्स के जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। इनको मैं आई थिंक इसके ऊपर जाने से पहले हम आयनिक सॉलिड को पढ़ लेते हैं, फिर इनको फैक्टर्स पढ़ेंगे तो हम आसानी से ये चीज़ समझ जाएंगे। स्लाइड आई थिंक मैंने पहले लिख दी है इसकी। देन उसके बाद आगे चलते हैं, जो पहला टाइप्स ऑफ लैटिस एनर्जी पढ़ लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं, फिर उसके फैक्टर्स के ऊपर आएंगे। लैटिस एनर्जी की बात करें, इसकी यूनिट होती है, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट होती है किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल इज द एनर्जी ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम अ गैसियस आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। यानी जब गैसियस आयन को, ऑपोजिट चार्जेस को आपस में ज्वाइन टुगेदर किया जाए और उससे हमारे पास क्या बने, एक आयनिक क्रिस्टल बन जाए, तो उस एनर्जी, वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और सिमिलरली आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक आयनिक क्रिस्टल को जब आप ब्रेक डाउन करें, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने पर, रिक्वायर्ड होने पर जो वो क्रिस्टल टूटेगा अपने आयंस के अंदर, उसको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल में लिखा है। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे आप देख सकते हैं, सोडियम आयन कैटायन जब क्लोराइड नेगेटिव आयन से, एनायन से मिलता है, तो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है। दिस इज अ आयनिक क्रिस्टल। और इसके बनने में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और यहां पर अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो -787 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और सिमिलरली अगर आप इस आयनिक क्रिस्टल को तोड़ोगे तो जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, जो एब्सॉर्ब करेगा ये क्रिस्टल, वो होगी 787 किलो जाउल पर मोल। जस्ट क्या डिफरेंस है, आपने प्लस में लिखना, मींस यहां पर एब्सॉर्ब हो रही है। डिपेंडेंसी की बात करें तो ये जो लैटिस एनर्जी, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक साइज के ऊपर और दूसरा चार्ज के ऊपर, कि जो आयंस मिलकर बना रहे हैं आयनिक क्रिस्टल को, उसका साइज क्या है और उसका चार्ज क्या है। और इसकी आगे स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं। नीचे में यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे मैं यहीं पर आपको पीछे बता देता हूं, कि जो लैटिस एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। यानी आप किसी भी आयन का साइज बढ़ा देंगे तो इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप चार्ज को बढ़ाएंगे तो लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको इस टेबल से शो हो जाएगा। जैसे NaF की बात करें, इसमें जो लैटिस एनर्जी होती है वो 895 होती है किलो जूल पर मोल। लिथियम क्लोराइड की बात करें 833 होती है। इस तरह से अप टू 1 आप नीचे देख सकते हैं। इसमें जो आपने एक्सट्रीम और जो सबसे कम वैल्यूज है उनको जस्ट याद रखनी। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है वो NaF की है।
अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि वाई NaF क्रिस्टल हैव हाईएस्ट लैटिस एनर्जी इन दिस टेबल। उसकी वजह यह है कि NaF के अंदर आप देखो तो इसका जो साइज है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। F का साइज बहुत ज्यादा कम है। F का साइज कम होने की वजह से जो लैटिस एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और दूसरा इनके अंदर चार्ज तो सेम ही है। जितने भी यहां पर मैंने इस टेबल के अंदर चीजें लिखी हैं उन सारों के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है, +1 -1 है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट। और साइज छोटा जिसका होगा उसकी लैटिस एनर्जी बड़ी होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है बात। और दूसरी चीज भी यहां पर मैंने ये लिखी है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। किसी भी क्रिस्टल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उसके अंदर लैटिस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बात। तो ये चीज भी आपने ध्यान के अंदर रखनी है। और डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी की बात करें तो ये आप 7 चैप्टर के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में बताया था, बल्कि नहीं बताया, हमने वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, ये आएगा उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, बॉर्न हैबर प्रोसेस। बॉर्न हैबर प्रोसेस के अंदर आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये चीज आप उस चैप्टर के अंदर जाकर पढ़ोगे। देन उसकी बात करें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक टाइप। अगर हम उस पर जाने से पहले थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाउंड विद मोस्ट एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी इज, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसकी लैटिस एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, ये आपने बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बच्चे बताएं, बल्कि मैं खुद ही बता देता हूं आप लोग कमेंट करेंगे हर एक चीज के ऊपर। यहां पर आएगा कैल्शियम क्लोराइड इज आंसर। कैल्शियम क्लोराइड जो है जब इसके क्रिस्टल को तोड़ा जाता है तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, यानी जब ये बनता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी तभी रिलीज होती है जब आयंस आपस में मिलते हैं। क्लियर होगी बात। ये ईटा 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद बात करें लैटिस एनर्जी इज आल्सो नोन एज, लैटिस एनर्जी को क्या कहा जाता है, MD-CAT 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस लैटिस एनर्जी को कहा जाता है, इसको आप बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है, इसको बॉन्ड एनर्जी या क्रिस्टल एनर्जी भी खैर इसको कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी आंसर ये है आप इसको बॉन्ड एनर्जी कहो, कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। बल्कि एक काम और भी हो सकता है, इसको हम क्रिस्टल एनर्जी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि लैटिस हम बात करें क्रिस्टल्स के लिए, तो क्रिस्टल एनर्जी, दोनों ऑप्शंस आप करेक्ट कर सकते हैं। आप देख लें बुक के अंदर ऐसा तो ऐसा पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन एक दफा पूछा गया था MD-CAT 2020 के अंदर, और आई थिंक अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 2 ऑप्शंस सेम होने के चांसेस हो, तो वो हर एक बंदे को उस MCQ का आंसर का जो मार्क्स होता है वो अलॉट कर देते हैं। तो इस चीज के अंदर आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हम जाते हैं आयनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड के बारे में आप जानते हैं, यहां पर जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं या ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इन बिटवीन देम पढ़ रहे हैं कि इनके दरमियान बॉन्डिंग कौन सी है, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर इनको हम नाम दे रहे हैं। आयनिक सॉलिड्स नाम से जाहिर होता ऐसे सॉलिड्स जो फॉर्म होंगे बाय द कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड्स। और आयनिक सॉलिड्स जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, और उससे रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास सॉलिड बनेगा उसको हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। जैसा यहां पर मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पर, Na जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये केटाइन बना देगा, और क्लोराइड आयन वही इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन जो है वही इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, क्लोराइड आयन। अब ये डिफरेंट आयंस जब आपस में अटैच होंगे तो ये NaCl क्रिस्टल बना देगा जिसकी क्यूबिक शेप होती है। दिस NaCl इज द आयनिक सॉलिड। इसको आयनिक सॉलिड कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर क्या है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है और कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसके अंदर NaCl आता है, KBr आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, सोडियम ब्रोमाइड आता है, और इसका स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बनाया है। आपको पता है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फेज क्यूबिक सेंटर या F टाइप लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कहते हैं। ये पीछे हम बात कर चुके हैं, और इसमें मैंने आपको बताया डेंसिटी भी हाई होती है और इसमें क्राउडिंग भी ज्यादा होती है एटम्स की, और इसमें जो फेज के ऊपर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स एटम्स होते हैं वो 2 यूनिट सेल्स क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और जो सेंटर क्यूबिक होता है हमारे पास लैटिस, उसमें जो सेंटर पॉइंट होता है, जो सेंटर एटम होता है, वो एक ही यूनिट सेल जो है उसको एट अ टाइम क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट भी आपने देख लेने। प्रॉपर्टीज की बात करें, ये सॉलिड्स होते हैं, यूजुअली हार्ड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल से मुराद इनको हैमर से हैमर किया जाए, हैमरिंग इनकी की जाए तो इनकी लेयर्स क्या हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं, ब्रिटल होते हैं।
देन उसके बाद बात करें तो आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं कि आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उस एनर्जी देने पर जो 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। और अगर 1 मोल की हम बात करते हैं तो उसको मोलर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। आगे चल के हम बात भी करेंगे। देन उसकी बात करें तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को मोल्टन स्टेट के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने समझना है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या हीट की कंडक्शन की बात करते हैं तो 2 में से कोई एक चीज होना लाजमी है। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? या तो उस सब्सटेंस के अंदर फ्री आयंस होने चाहिए, जैसा कि हमारे पास साल्ट्स के सॉल्यूशन के अंदर मोल्टन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो उनके अंदर क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसा कि मेटल्स के अंदर होते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री आयंस हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और अगर इनके अंदर ये चीजें प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। तो NaCl के बारे में हम ये कहते हैं कि इनके जो सॉलिड फॉर्म होती है, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होने की वजह से इनके अंदर कोई भी आयन, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए कंडक्शन नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म के अंदर जाते हैं तो ये कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालते हैं NaCl को, तो आपको पता है ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है और वो फ्री आयंस देन क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं। क्लियर होगी बात? देन उसके बाद ये लिखी है, क्योंकि आयनिक सॉल्वेंट्स हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे, जैसे वाटर के अंदर। ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है आपस में अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन खास नहीं होती। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, इनके क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद बात करें, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही अट्रैक्ट करके वो क्रिस्टल बनाते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जब एनर्जी किसी सिस्टम में से रिलीज होती है, एनर्जी कम होती है, तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस सिस्टम की, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दे हैव लो वोलेटिलिटी। ये वोलेटाइल कम होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप हीट करेंगे तो ये वोलेटाइल हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनके अंदर आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म वाले फिनोमेना प्रेजेंट होते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर मोस्टली ऑफ हाई डेंसिटी। इनकी हाई डेंसिटी प्रेजेंट होती है और इनके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे। जैसे आप वहां पर लिखा है कि कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर रिएक्शन स्लो होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड में आपको पता है क्या होता है कि पहले बॉन्ड्स टूटते हैं, मींस बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जबकि आयनिक जो रिएक्शंस होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एकदम एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इनके अंदर कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग या फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट अट्रैक्शन होती है, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आयनिक सॉलिड्स के हवाले से बता दी हैं। अब हम फैक्टर्स के ऊपर चले जाते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। वो वाले फैक्टर्स जिससे शेप ऑफ आयनिक सॉलिड डिस्टर्ब हो सकती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मैंने बताया कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अट्रैक्शन की वजह से बनती हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस के दरमियान अट्रैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी शेप जो होती है वो अफेक्ट होती है। क्लियर होगी बात? देन बात करें रेडियस रेशो की। रेडियस रेशो के अंदर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जैसा कि यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको मिस तो नहीं कर रहा, हाँ मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हुए ऑलरेडी, इसके बताए हुए हैं कि ये जब NaCl बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्या हिसाब किताब होगा, वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेडियस रेशो से हमें क्या पता चलता है? रेडियस रेशो असल में किसकी रेशो होती है? ये हमारे पास रेडियस ऑफ कैटाइन मींस पॉजिटिवली चार्ज आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन होता है, जिसको हम नेगेटिवली चार्ज आयन कहते हैं। तो इन दोनों की जो रेडियस की रेशो होती है उसकी बेस पर हमें आइडिया हो जाता है कि आया इस क्रिस्टल के अंदर कौन सी शेप प्रेजेंट होगी और कौन सी नहीं प्रेजेंट होगी। जैसा कि अगर आप इस टेबल को देखें गौर से, आपकी बुक्स के अंदर बना हुआ है, बॉडी सेंटर क्यूबिक जो शेप होती है या जो लैटिस टाइप प्रेजेंट होती है आयनिक सॉलिड्स के अंदर, वो उनके अंदर प्रेजेंट होती है जिनमें रेडियस रेशो जो है वो 0.72 से अबव हो, 0.72 हो या उससे अबव हो। ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक किसके अंदर प्रेजेंट होती है? जिसमें 0.41 से लेकर 0.72 हो।
और टेट्राहेड्रल उनमें होती है जिसमें 0.2 से लेकर 0.414 हो, और ट्राइगोनल किस में होती है, ट्रायंगुलर किस में होती है 0.15 से 0.22 होती है। तो ये सारी बातें टेबल के अंदर मैंने लिखी हुई है, इसको आप बार बार रिपीट करेंगे डेली बेसिस पर, तो एक टाइम आएगा आपको ये चीजें खुद बहुत याद हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं वो मैंने इन 3 क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर लिख ली है। अगर आपको टेबल नहीं भी याद होता लेकिन ये चीज याद है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। NaCl की क्वेश्चन इस तरह से आता है, NaCl की आपको रेडियस की रेशो दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इनके अंदर शेप ऑफ आयनिक सॉलिड क्या होगा। तो अगर आप देखें इसकी रेडियस रेशो क्या आ रही है, 0.512 आ रही है, और 0.512 कहां पर आ रही है, इस सेकंड वाले कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो क्यूबिक शेप के अंदर आ रही है, तो इसलिए हम कहते हैं NaCl क्यूबिक शेप का होता है। और ऑक्टाहेड्रल कब होता है, कब, जब इसके अंदर हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, 10% यूरिया ऐड करें तो ये ऑक्टाहेड्रल नीडल लाइक शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सीजियम क्लोराइड की बात करें, इसकी जो रेडियस रेशो होती है वो 0.93 होती है, और 0.93 अगर आप देखें तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, 0.93 वो इस टेट्राहेड्रल वाली शेप के अंदर आ रहा है ना, तो हाँ यहाँ नहीं, टेट्राहेड्रल वाली में नहीं आ रहा, 0.93 सबसे ऊपर में आ रहा है, दैट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक शेप इसके अंदर होती है। और जिंक सल्फाइड की बात करें तो ये 0.40 होता है, ये कहां पर आता है, ये भी हमारे पास क्यूबिक शेप के अंदर ही आ रहा है, तो यहां पर इसकी भी कौन सी शेप होगी, क्यूबिक, या हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। देन उसके बाद बात करते हैं आगे चलकर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर हम यही बात करते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मींस कंडीशन को चेंज कर देंगे, तो आपके पास क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो शेप ऑफ द क्रिस्टल होती है, जो शेप ऑफ द लैटिस होती है, वो डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर और दूसरा मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। तो अगर आप कंडीशन को चेंज कर रहे हो, मींस टेम्परेचर प्रेशर को चेंज कर रहे हो, तो उससे शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी के अंदर हम ये कहते हैं कि जब हम इंप्योरिटी को किसी को ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, उसकी वजह से क्या होता है, उस इंप्योरिटी के ऐड होने की वजह से उस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो ये बात। और ये क्रिस्टल डिफेक्ट जो है वो हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, यहां पर मैंने 3 टाइप्स लिखी हैं। इनमें से जो MDCAT 2021 था, कोरोना के टाइम पर जो हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये ऐसी चीज है जो कि ना तो फेडरल बुक के अंदर है, ना ही पंजाब के अंदर है, और ना ही KPK के अंदर है। तो यहां पर इसलिए मैंने लिखे क्योंकि ऑलरेडी पास पेपर के अंदर इनमें से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब क्रिस्टल डिफेक्ट्स की वैसे हम बात करें तो इसकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं। एक पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स होते हैं, और तीसरे हम उनको बोलते हैं कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, तीसरा मेरा नाम जहन से निकल रहा है, स्टाइकोमेट्री कहते हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं। खैर, पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो हमारे पास फर्दर जो 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, शॉर्टके डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट की बात करता हूं। वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, जैसे लेट्स सपोज ये मैं आपके सामने सॉल्ट बना रहा हूं, तो इसके अंदर ये एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक ऐसा यानी इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से ऐसा हो जाए कि यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाए, मींस एटम जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ दे और उसको लीव कर दे और वहां से निकल जाए उस क्रिस्टल सिस्टम में से, उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वैकेंट स्पेस आ जाती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्टकट डिफेक्ट की बात करें, शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास ये शॉर्टकट डिफेक्ट जो है वैकेंसी डिफेक्ट की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, और इसमें क्या हो कि यहां पर जो एक एटम है, आपको पता है आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि यहां पर ये जो हमारे पास एटम है ये यहां इस सरफेस को लीव करके, मींस अपनी पोजीशन को छोड़कर क्या कर दे, यहां से बाहर आ जाए, वैकेंसी क्रिएट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट से डिफरेंट कैसे है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो नेगेटिव उसकी जगह ले लेता है, मींस आयंस आपस में क्या कर लें, जगह को तब्दील कर लें, रिप्लेस कर लें, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट बोलते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहां पर सेम जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, उसमें एक एटम अपनी जगह छोड़कर क्या करे, इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर चले जाए, इन वैकेंट स्पेसिस के अंदर चला जाए, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आती, मींस उस क्रिस्टल सिस्टम की जो डेंसिटी है वो सेम रहती है, जबकि शॉर्टकट डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट के थ्रू
क्या होती है, डेंसिटी ऑफ दैट क्रिस्टल कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो एटम है, जो आयन है, वो खुद अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, छोड़ के जा रहा है। जब छोड़ के जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी डेंसिटी के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है उसके अंदर कमी आ रही है। जब मास के अंदर कमी आ रही है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर वो अपनी जगह तो छोड़ है, लेकिन उसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर रह रहा है, उसी क्रिस्टल सिस्टम की इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। देन बात करते हैं पुअर कंडक्टिविटी। पुअर कंडक्टिविटी के बारे में हम ये कहते हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अगर हम सॉलिड फॉर्म के अंदर बात करें। लेकिन जैसे ही वो मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर, जैसे हम NaCl की बात करें, NaCl को जैसे ही आप पानी के अंदर डालते हो, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना देगा। अब ये फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ लेनी है। नेक्स्ट चीज़ पर जाते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल्स। पॉइंट चैप्टर ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन चैप्टर कंप्लीट तो करना है, इसलिए सारा एक गो में बना के जाऊँगा आज, हालांकि मेरी क्लास भी है। चलिए देखते हैं कहाँ तक होता है। कोवलेंट क्रिस्टल्स की बात करें, कोवलेंट क्रिस्टल्स को एटॉमिक सॉलिड्स भी कहा जाता है। एटॉमिक सॉलिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एटम्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयन्स आपस में कनेक्टेड थे, जबकि कोवलेंट सॉलिड के अंदर क्या होंगे, एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए होंगे। और आपको पता है कि कोवलेंट सॉलिड नाम से जाहिर हो रहा है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवलेंट बॉन्ड आप बोलते हो, इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान होती है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें, इसमें दो टाइप्स आपकी बुक के अंदर लिखी हैं, फेडरल और पंजाब के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड्स जॉइंट टू फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल्स, इसमें जॉइंट मॉलिक्यूल्स, जब यानी कोवलेंट बॉन्ड्स आपस में बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके एग्जांपल में आपकी बुक के अंदर जो है वो कौन कौन सी एग्जांपल लिखी है, जैसे डायमंड लिखी है, ठीक है, डायमंड के अंदर बहुत सारे एटम्स जो आपस में ज्वाइन टुगेदर होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड जो है SiC, ये एग्जांपल लिखी है। और अगर हम दूसरी टाइप की बात करें, व्हेन एटम ज्वाइन टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड एंड सेपरेट लेयर के अंदर वो खुद को अरेंज करें, तो इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर आता है, लेकिन इसमें जो एटम्स अरेंज होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स बना रहे होते हैं। मैं आपको पिक्चर यहां पर बता दूंगा, पिक्चर से आप देख सकते हैं ग्रेफाइट के अंदर जो होती है वो लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम दूसरे जाइंट मॉलिक्यूल्स की बात करें, डायमंड की बात करें, सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें, तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर एक नेटवर्क होता है, एटम्स आपस में अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है। देन प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके अंदर 3D बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कंटेन अ नेटवर्क्स ऑफ एटम, जैसा कि हमने बताया अभी आपको। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कोवलेंट सॉलिड्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा कोवलेंट सॉलिड है जो कि पैरेलल डायरेक्शन के अंदर कंडक्टिविटी करता है इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि परपेंडिकुलरली नहीं करता। और ऐसे फिनोमेना को हम एनआइसोट्रोपी बोलते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। दे मे बी कॉल्ड, ऐसे इनको क्या कहा जाता है, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि लार्ज जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। आगे मैंने लिखा भी है, ड्यू टू द जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके जो नेटवर्क्स, जो एटम्स के नेटवर्क्स होते हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर वेरी हार्ड होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इनको ब्रोक आसानी से नहीं किया जा सकता। जैसे डायमंड की बात की जाए, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सॉलिड जो इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उसके मुकाबले में क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। अगेन आपको पता है जो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल है वो यही कहता है, पोलर चीजें पोलर में जाएंगी, नॉन पोलर में जाएंगी। कोवलेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर मोस्टली होते हैं, तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जैसे बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर एक्सेट्रा, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर वही आगे बात है, नॉट कंडक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर लेयर्स के अंदर ये कंडक्शन नहीं करते। केमिकल रिएक्शंस इनकी बात करें तो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। अगेन मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जो हमने आयनिक सॉलिड पढ़ा था उसके अंदर एक टॉपिक आ रहा था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का कैसा स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं चीज़ों से, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जो PMC सिलेबस के अंदर मौजूद है, कोई चीज़ रहे ना, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो NaCl के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्यूबिक शेप का होता है, और क्यूबिक में भी हम ये कहते हैं कि ये फेस सेंटर क्यूबिक होता है। फेस सेंटर क्यूबिक से मुराद ये है कि एंड पर भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, फेसेस के मिड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है एटम, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है NaCl का।
NaCl के अंदर आपको पता है कि Na पॉजिटिव कैटाइंस होते हैं और Cl नेगेटिव एनाइंस होते हैं। अब पॉजिटिव Na के जो हमारे पास आइंस होते हैं ये लेस स्मॉलर इन साइज होते हैं बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, जबकि क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आप वैसे भी जानते हैं एनाइंस हैव ग्रेटर साइज देन दी कैटाइंस। क्लियर है बात। देन हम ये कहते हैं सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइंस। सोडियम को कौन सराउंड करते हैं, 6 क्लोराइड आइंस सराउंड करते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि NaCl क्रिस्टल के अंदर जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मैंने आपको ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर भी बताया था। इससे मुराद यह है कि एक आयन को कितने दूसरे आयंस, अपोजिट आयंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। तो एक सोडियम को 6 और आयंस क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस सराउंड करते हैं। और सिमिलरली एक नेगेटिव आयन को 6 पॉजिटिव आयंस सराउंड करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। जबकि हम सीजियम क्लोराइड की बात करें उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, उसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स आयंस जो होते हैं आपस में सराउंड करते हैं। फिर हम डिस्टेंस की बात करें, क्लोराइड टू क्लोराइड जो डिस्टेंस होता है वो 5.63 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और सोडियम टू क्लोराइड जो डिस्टेंस होता है वो उसकी हाफ हो जाता है, दैट इज 2.815 होता है। अब ये कैसे प्रेजेंट होते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखें अगर आप, तो इस एंड पर लेट्स सपोज अगर Na प्रेजेंट है तो यहां पर Cl होगा, यहां पर Na होगा तो यहां पर Cl होगा, फिर यहां पर Na होगा तो यहां पर Cl होगा। इस तरह से ये एंड्स, कॉर्नर्स के ऊपर, फेसेस के ऊपर और सेंटर के ऊपर इस तरह से अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं और एक फिक्स पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। क्लियर है बात। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। अगेन वही बात आ गई, 8 क्लोराइड एंड्स एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब प्रेजेंट होते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इस क्यूबिक शेप के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल कॉर्नर्स हैं। इन 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं, 8 क्लोराइड आयंस होंगे और ये 8 क्लोराइड आयंस जो कॉर्नर के ऊपर होते हैं इनको जो 6 पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और 6 क्लोराइड आयंस एट द फेजेस, सेंटर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक क्यूब के अंदर 6 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस। 6 फेजेस से मुराद 6 साइड्स होती हैं और ये साइड्स कौन शेयर करता है, 2 यूनिट सेल्स आपस में शेयर करते हैं। सो अगर हम पर यूनिट बात करें कितने यानी हमारे पास आयंस आ जाते हैं, तो 8 को 8 से आप डिवाइड करें, प्लस करें 6/2। 6 यहां पर क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस हैं जो कि फेस सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 इसलिए लिखा है कि इसको 2 यूनिट सेल्स क्या कर रहे होते हैं, आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो यहां पर हमारे पास कितने आयंस आते हैं, 4 क्लोराइड्स आयंस आते हैं। और सिमिलरली अगर हम सोडियम आयंस की करें तो वो भी कितने आएंगे, 4 क्लोराइड्स आयंस आएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 4 जो NaCl यूनिट्स होते हैं वो पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है। देन उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें, इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय अ वीक वंडरवाल फोर्सेस। इनके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। Particles in these crystals are polar or non-polar molecules or atoms। यानी जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ पोलर क्रिस्टल्स होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस जो होती हैं। नोबल गैसेस में आपको पता है कौन कौन सी आती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये ऑल दीज आर नोबल गैसेस जो 8 ग्रुप के अंदर आती हैं, जो 0 ग्रुप के अंदर आती हैं, जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। 0 ग्रुप के अंदर जो आती हैं इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। इनके मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मींस इनके अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं होता। जबकि आइस और शुगर की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं और इनके अंदर जो यानी ये जो होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर पोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करें तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके अंदर जो होती है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं ये सॉफ्ट होती हैं, वीक। आपको पता है जैसा कि इनके अंदर अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं तो इनको थोड़ी सी हीट करने पर क्या किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है। इसलिए क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड इजीली कंप्रेसिबल, इजीली कंप्रेस भी हो जाते हैं। वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की अंदर फोर्सेस की बात करें तो डिफरेंट बुक्स के अंदर, फेडरल पंजाब जो KPK इनके अंदर डिफरेंट चीजें लिखी हैं, वहां पर मैंने मेंशन कर दी है। इनके अंदर डायपोल फोर्सेस भी होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस भी होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और इनको डिटरमाइन करने के लिए, इस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक्सरे एनालिसिस किया जाता है, एक्सरे टेक्निक को यूज किया जाता है।
और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। पोलर वाले फिर कुछ हद तक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनकी लो डेंसिटीज होती हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं टू लाइट, मींस ट्रांसपेरेंट इनका सरफेस होता है। क्लियर है बात। उसके बाद आगे एक चीज आपकी पंजाब बुक के अंदर लिखी है, फेडरल और केपीके के अंदर लिखी है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो सॉलिड आयोडीन है ये मॉलिक्यूलर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है। इसका अगर हम बात करें तो ये I2 फॉर्म के अंदर होता है। इसके I के दरमियान मींस जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 271.5 पिकोमीटर तक होता है। और ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये नॉन पोलर होता है। ये छोटी छोटी सी पॉइंट है जो आपको इसको देख के भी बता सकते हो। नॉन पोलर होने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे पॉइंट्स आप इसके लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स की। मेटालिक क्रिस्टल्स की बात करें, इसमें मेटल्स जो होते हैं वो दूसरे से हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है। ये जो थ्योरी थी मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। फेडरल और केपीके के अंदर एक ही थ्योरी लिखी है, लेकिन पंजाब के अंदर 2-3 थ्योरीज के बारे में डिस्कशन है, तो तीनों के हम बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले जो थ्योरी थी वो लॉरेन और ड्रूड ने दी थी, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। में EGT लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी उसको कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि जो भी मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव कैटायंस बना देते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं जो एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो एनाइंस हैं और केटायंस हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है इसको बोला जाता है मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, और इस थ्योरी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। आप देख सकते हैं सारे मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र सा बन जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहा जाता है। क्लियर है। इसके एग्जांपल में आएगा कॉपर, एल्यूमिनियम के क्रिस्टल्स, सॉलिड्स, सिल्वर के, आयरन के, सोडियम, जितने भी मेटल्स हैं उन सब के जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें, इनका कंपैक्ट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है। आप पता है आपको मेटल्स होते हैं वो कंपैक्ट शेप के होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम जो होता है सॉफ्ट होता है, जिसको आप नाइफ से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और मरकरी के बारे में आपने ध्यान में रखना है, मरकरी एक ऐसा वाइड मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सारे जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं। जैसा कि आप देखते हो थर्मामीटर के अंदर जो आपको वो लिक्विड फ्लूइड ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है, दैट इज एक्चुअली अ मरकरी। और मरकरी क्या है, मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ये हार्ड होते हैं और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हार्ड शेप होने की वजह से, कंपैक्ट शेप होने की वजह से, इनके दरमियान जो है मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। दीज क्रिस्टल्स हैव मेटालिक लस्टर। लस्टर किसको बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं इनकी शाइनी सरफेसेस होती हैं। कैसी होती हैं, शाइनी सरफेसेस। कभी आप वीडियो देखें यूट्यूब के ऊपर सर्च करके, सोडियम को जब कट किया जाता है ना तो उसकी एक शाइनी सरफेस होती है। जैसे आप स्टील की, लोहे की, स्टील, अगर आप स्टेनलेस स्टील को देखें वो कितना ज़्यादा चमकदार होता है। तो ये मेटल्स जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, शाइनी सरफेस लगते हैं, इसको लस्ट्रस हम बोलते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अगेन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल से मुराद ये, इनको हम वाइड्स, इनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल से मुराद इनसे हम शीट्स बना सकते हैं। जो आपको घरों के अंदर वायरिंग दिखाई देती है, दिस इज इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की जाती है, इनके अंदर मेटल्स को यूज़ किया जाता है। और ये मेटल्स को सॉलिड फॉर्म से जो वायर्स के अंदर कन्वर्ट करने का फिनोमेना होता है, इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। और मैलिएबल, जैसे आप शीट्स घरों के अंदर चादरें जो यूज़ की जाती हैं वो, अब ये जो मेटल को शीट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं, मैलिएबल होना बोलते हैं। क्लियर है। देन हम दूसरी जो थ्योरी है उसकी बात करें, एल पॉलिंग ने जो है इस थ्योरी को दिया था मेटालिक बॉन्डिंग की। अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसने ये कहा था कि जो हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं वो किस तरह से, मींस मेटालिक क्रिस्टल्स के अंदर किस तरह से बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो दूसरी जो हमारे पास थ्योरी आती है वो एल पॉलिंग की आती है, विच इज अकॉर्डिंग विद दी किसके अकॉर्डिंग के है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। और तीसरी जो थ्योरी है वो MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि एक्सप्लेन की थी साइंटिस्ट ने अगेन मेटालिक क्रिस्टल्स को समझाने के लिए। और ये चीज़ आपने तीनों थ्योरीज के बारे में ध्यान में रखना है।
और नेक्स्ट चीज अगर मैं बताऊं आपको तो बैंड थ्योरी या स्टेट ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? बैंड थ्योरी बोलते हैं कि जब दो एटम्स के दरमियान जो एनर्जी गैप आता है उसको बैंड एनर्जी कहा जाता है, और उन दोनों उस थ्योरी को क्या कहा जाता है? बैंड थ्योरी कहा जाता है। और ये MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये चीजें एक्सप्लेन की गई थी। नीचे मैंने यहां पर लिखा भी है, दीज एनर्जी गैप्स बिटवीन द बैंड्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं इनके दरमियान जो एनर्जी गैप्स होते हैं एनर्जी बैंड्स के दरमियान, वो जो एनर्जी हमें मिलती है उसको बैंड एनर्जी कहा जाता है। और इसके रिस्पेक्ट के अंदर इसी को यूज करते हुए हम मेटालिक जो सॉलिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। क्लियर होगी बात? देन हम स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के ऊपर जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर क्या करते हैं? डिफिकल्टी फील करते हैं, उनको चीजें याद नहीं होती। जैसे हम पहले बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के अंदर, तो आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैक्ड टुगेदर होते हैं, कंपैक्ट शेप के होते हैं, और इनके अंदर जो मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको हम एज अ स्फीयर कंसीडर करते हैं, और ऐसे स्फीयर जो आइडेंटिकल साइज के हों। अब ये जो स्ट्रक्चर है मेटल का जो कि कंपैक्ट शेप का होता है, जिसको हम स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, ये अगर फर्दर दो टाइप्स की पैकिंग शो करते हैं। एक को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और दूसरी जो होती है वो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो सबसे पहले अगर हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर जाने से पहले अगर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं तो वो किस तरह से होगा कि अगर आप देखें तो मेटल्स जो होते हैं वो दो तरह से खुद को अरेंज कर सकते हैं। या तो उनके अंदर अरेंजमेंट एटम्स की इस तरह से होती है जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं, इस पैकिंग को बोलते हैं ओपन पैकिंग। क्या बोलते हैं? ओपन पैकिंग। और इस ओपन पैकिंग के रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये जो एटम्स आपस में अटैच होते हैं इनके दरमियान क्या हो जाती हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं। तो ये जो एटम्स आपस में बाइंड टुगेदर होते हैं, ज्वाइन टुगेदर होते हैं, और इस ज्वाइन होने की वजह से इन दोनों के दरमियान जो स्पेस आ जाती है, इस स्पेस को कहा जाता है या तो डिप्रेशन, इसके तो तीन नाम है, या इसको कहा जाता है सर्विसेज, या इसको कहा जाता है होल्स, या फिर इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। तो ये तीन चार तरह के नाम जो है इनको यहां पर दिए जाते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, दो बॉल्स लें, टेनिस बॉल या प्लास्टिक के बॉल, उन दोनों को आपस में रखें। आप देखेंगे चार बॉल लें, चार बॉलों को आपस में रखें, जैसे मैंने आपको सामने यहां पर बनाया है छोटे छोटे बॉल्स। तो इन बॉल्स के दरमियान जो होल्स आ रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? डिप्रेशन, सर्विसेज, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, या फिर इनको डिप्रेशंस कहा जाता है। तो एक ये इस तरह से ओपन पैकिंग होती है, और दूसरी जो हमारे पास मेटल्स के अंदर यानी पैकिंग प्रेजेंट होती है वो इस तरह से होती है कि ये जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। और इस तरह से अरेंजमेंट अगर आप देखें तो इन अरेंजमेंट की वजह से ये जो एटम्स होते हैं इनके दरमियान जो यानी ये डिप्रेशंस या जो इंटरमॉलिक्यूलर या ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। इन पैकिंग को क्या कहा जाता है? क्लोज पैकिंग। इसको क्या कहा जाता है? क्लोज पैकिंग। और मोस्टली मेटल्स के अंदर क्लोज पैकिंग प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को CCP से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, और इसको कहा जाता है ABC पैकिंग, ABC पैकिंग भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है 1-2-3 पैकिंग भी कहा जाता है। अब इसको ये सारे नाम क्यों दिए जाते हैं वो आपको मैं यहां पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। उससे पहले आप यहां पर देखें कि लेट्स सपोज ये मैंने यहां पर क्या किया है, ये एटम्स को आपस में यहां पर ज्वाइन किया है। ठीक है, ये एटम्स जो है मैं आपके सामने मेटल्स के यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं। ये असल में होते 3D स्ट्रक्चर के अंदर हैं, तो इनको 2D के अंदर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आप देखें ये मैंने एक एटम जो है मेटल जो है उसके एटम्स को यहां इस तरह से अरेंज किया है। अब ये जो पहली लेयर है एटम्स की जो आपस में ज्वाइन टुगेदर हो रही है, और इस ज्वाइन टुगेदर होने की वजह से इनके दरमियान ये जो आपको छोटे छोटे होल्स नजर आ रहे हैं, इन होल्स को कहा जाता है, इन होल्स को क्या कहा जाता है? इन 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 लेयर्स को हम कहते हैं बी टाइप लेयर्स। ठीक है, और इन होल्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इनको ऑक्टाहेड्रल होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल होल कहा जाता है। क्लियर होगी बात? और सिमिलरली इन्हीं आप फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर अगर आप ले आए किसकी? एटम्स की ले आए, और इस तरह से लेके आए कि वो फर्स्ट लेयर के अंदर मौजूद जो होल्स हैं उनको कवर अप करे, तो ये देखिए यहां पर मैं आपको बना के बताता हूं। आप पता नहीं आपको बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, चलो मैं आपको बना के फिर आपको एक दफा एक्सप्लेन करूं। अब ये जो दूसरे क्रिस्टल्स आपके सामने मैं यहां पर लाया हूं,
दूसरी जो लेयर लाया हूं, इससे क्या हुआ है कि जो पहले मौजूद क्रिस्टल्स एटम्स के दरमियान जो होल्स थे वो क्या हो गए, कवर अप हो गए। लेकिन जो दूसरी लेयर लाए हैं हम, उनकी वजह से होल्स जनरेट हो गए। अब ये जो दूसरे होल्स जनरेट हुए हैं, इन होल्स को कहा जाता है टेट्राहेड्रल होल। इनको क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल होल कहा जाता है या टेट्राहेड्रल डिप्रेशन कहा जाता है। और इस सेकंड लेयर को ए टाइप लेयर कहा जाता है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, चीज को समझना है आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, आपने भागना नहीं है। कंसेप्ट से भागना नहीं होता, कंसेप्ट को समझना होता है। देखें, जब हम पहले लेयर के अंदर एटम्स को आपस में अरेंज करते हैं, उसको अरेंज करने की वजह से जो उनके दरमियान होल्स आते हैं, उन होल्स को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स। और ऐसे लेयर को हम क्या कहते हैं, बी टाइप लेयर कहते हैं। क्लियर बात। और जब उस होल को हम कवर अप करने के लिए दूसरी लेयर आती है एटम्स की, उन दूसरी लेयर ऑफ एटम्स आने की वजह से जो फर्दर होल्स हमारे पास जनरेट हो जाते हैं, उन होल्स को कहा जाता है टेट्राहेड्रल होल। क्योंकि टेट्राहेड्रल होल बोलते हैं जिसमें 4 कॉर्नर्स हों, ठीक है, वो चीज होती है। तो टेट्राहेड्रल होल बनते हैं और उस टाइप ऑफ लेयर को हम क्या बोलते हैं, ए टाइप ऑफ लेयर कहते हैं। अब ये जो 2 लेयर्स मैंने आपको बताई है, एक बी लेयर या ऑक्टाहेड्रल होल और जो ए लेयर बनाई है, इनकी बेसिस पर हम फिर देन क्या करते हैं, 2 टाइप्स की पैकिंग पढ़ते हैं। एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं और दूसरी हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं। अब दोनों को आपने अच्छे तरीके से समझना। देखें, ऐसी टाइप ऑफ पैकिंग, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी टाइप ऑफ पैकिंग जिसके अंदर क्या हो हमारे पास, एक सेकंड में देख लूं आपकी बुक के अंदर क्या है। ऐसी टाइप ऑफ पैकिंग जिसके अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिक, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, इनकी बेसिस पर हम 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक क्यूबिक क्लोज और दूसरी हम पढ़ रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबिक क्लोज की बात करें, तो क्यूबिक क्लोज में क्या होता है, यहां पर मैं एक सेकंड देख लूं पॉइंट असल में क्या है, ये ना मैं उल्टा बता दूं तो फिर बात गलत हो जाए। हां, तो ये पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ऐसा पैटर्न जिसमें क्या हो कि जो थर्ड लेयर ऑफ एटम्स जो है वो आकर इस तरह से खुद को अरेंज करे कि वो हमारे पास बी टाइप जो एक्ट्राहेड्रल होल्स थे उनको कवर अप करने के लिए आ जाएं, उनको कवर अप कर लें। तो ऐसी टाइप ऑफ पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लोज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर हो रही बात। और ऐसी टाइप ऑफ पैकिंग जिसमें जो 2 लेयर्स हैं उनके ऊपर जो थर्ड लेयर ऑफ एटम्स आएगी वो इस तरह से आए कि वो ए टाइप ऑफ जो लेयर है या जो टेट्राहेड्रल होल है उसको कवर अप करने के लिए आए, उसको कवर करे। उस टाइप ऑफ पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। समझ आ रही है? अब पता नहीं आपको समझ आ रही नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स भी दूंगा यहां पर, तो आपको शायद 2D के अंदर समझना है। मैं 3D, खैर पिक्चर भी तो 2D होगी, वो 2D में आपको शेयर कर दूंगा, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगी ये पॉइंट्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है कि जो बी टाइप के होल्स होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। ऐसी टाइप ऑफ पैकिंग को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। और जो ए टाइप ऑफ पैकिंग को हम कवर अप करने के लिए एटम्स थर्ड लेयर लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम ABC क्यों कहते हैं। उसकी वजह यह है, अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको साथ में शेयर करता हूं, जो फर्स्ट लेयर और जो सेकंड लेयर है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। और थर्ड लेयर भी क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है कि पहली लेयर और जो दूसरी लेयर आती है उन दोनों के होल्स क्या आते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो थर्ड लेयर ऑफ एटम्स आप आते हैं वो उन्हीं ऑक्टाहेड्रल होल को कवर अप करने के लिए आते हैं। इसलिए तीनों लेयर्स ऑफ एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। इसलिए ऐसी पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, ABC पैकिंग कहते हैं या 1 2 3 1 2 पैकिंग कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके MD कैट के अंदर एक दफा पूछा जा चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया, इसके अंदर क्या होगा कि जो टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं उनको कवर अप करने के लिए बी टाइप लेयर जो होती है उसके ऊपर आकर जो एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं। और उस अटैचमेंट की वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट लेयर और जो थर्ड लेयर होती है वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, आइडेंटिकल होती है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड लेयर डिफरेंट होती है। इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, AB क्लोज पैकिंग कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है 1 2 क्लोज पैकिंग होता है। अब स्ट्रक्चर के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो वो कैसे होगा, लेट्स सपोज ये देखें, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है हमारे पास एटम्स की। अब मैं तेजी में बना रहा हूं ना तो इसलिए ऊपर नीचे हो रही हैं चीजें। और ये दूसरा
अब इसको हम कवर अप करने के लिए कैसे बनाएं? देखिए मैं गलत बना दिया इधर, ये इस तरह से आएंगे, इनको हम सेकंड लेयर ऑफ एटम्स बोलेंगे, ठीक है। और इसको कवर अप करने के लिए जब थर्ड लेयर आएगी हमारे पास, वो थर्ड लेयर क्या होगी, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर आइडेंटिकल होगी। देखें जो मैं आपके बना रहा हूं आपके सामने, ये फर्स्ट लेयर के ऊपर ही क्या हो रही है, एडजेसेंट आ रही है। जैसे फर्स्ट लेयर अटैच थी वैसे ही एटम्स आकर थर्ड लेयर में अटैच हो रहे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल होने की वजह से और फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट होने की वजह से इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, AB क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या 1-2-1-2 क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। एक छोटा सा पॉइंट मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है, वो भी आप ज़हन में रख लें कि जब हम आइस को देखते हैं, आइस हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं, एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी लिक्विड के टेम्परेचर को कम किया जाता है तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से हेक्सागोनल रिंग्स के अंदर आ जाते हैं, हेक्सागोनल शेप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन हेक्सागोनल शेप्स के अंदर जाने की वजह से उनके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो जाते हैं। और आपको पता है डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम है, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए आप देखते हो आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है, और इस आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर फ्लोट करती है। और फेडरल के अंदर ये चीज लिखी हुई भी है कि इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये हमारे पास जब सर्दियां होती हैं तो लेक्स वगैरह के ऊपर, समुद्र के ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी, सॉलिड आइस की, और नीचे जो उससे रीजन होता है वो वैसे ही लिक्विड रहता है, जिसके अंदर इक्वेटिव लाइफ जो आती है वो इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लो टेम्परेचर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ उनकी एग्जिस्ट करती है और अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी लिखा है कि जब ये एम्प्टी स्पेसेस के अंदर खुद को हेक्सागोनल रिंग्स के अंदर, शेप्स के अंदर अरेंज करते हैं तो इनके वॉल्यूम्स के अंदर जो चेंज आती है, इनके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस के अंदर यानी चेंज आती है वो 9% इनके अंदर चेंज आती है। मींस लिक्विड के केस के अंदर इनके वॉल्यूम के अंदर 9% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इनका स्पेस इंक्रीज हो जाती है। थोड़ा सा मैं लो भी फील कर रहा हूँ क्योंकि मुसलसल 2 घंटों से मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो थोड़ा शायद आपको पता चल रहा हो कि वो समझाने में उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी बिल्कुल एनर्जी अभी डाउन हो चुकी है। रोज़ा भी है, नमाज भी मेरी रहती है, वो भी मैंने पढ़नी है, फिर एकेडमी भी जाना है, तो बहुत सारे काम हैं। तो जल्दी से हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। लास्ट एक पॉइंट ये है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस के बारे में ये कहा जाता है उसकी बहुत ज़्यादा हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है। मैं ज़ुबानी चलो लिख लेता हूँ, खैर मैं ज़ुबानी बोल देता हूँ, मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आइस के हवाले से इसकी हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है। आप इसके 333 अगर आपको इसको एनर्जी देते हैं, जाउल्स एनर्जी देते हैं, तब जाकर इसका 1 ग्राम जो होता है आइस का वो मेल्ट होता है किसके अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर। इतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और अगर इसकी 33.3 किलो जाउल एनर्जी दी जाए, सराउंडिंग से ये एब्जॉर्ब करे, ड्रिंक के अंदर अगर आइस मौजूद है, तो देन उसका टेम्परेचर कहां से कहां पर जाता है, 0 डिग्री से हमारे पास 20 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन आइस का 1 ग्राम अगर आप मेल्ट करना चाहते हैं तो 333 जाउल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। इससे आपको यह पता चलता है कि आइस के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, खैर वो तो आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, और दूसरा हेक्सागोनल शेप के अंदर होने की वजह से इसकी क्या होती है, इसको हाई हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है बात? तो ये सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर जितने भी थे, तमाम ऑल अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हर एक बुक को मैंने टच किया है। जो पॉइंट जिस बुक का था वो मैं उस वक्त पढ़ाते वक्त आपको बता रहा था कि ये पॉइंट इस बुक से, ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट किस बुक के अंदर लिखा है। तो आई होप कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका हर एक पॉइंट इस चैप्टर से क्लियर होगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अभी तक जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वेल डन बच्चे, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। और जो भी बच्चे इस पॉइंट पर आकर यानी आखिर तक वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर, हमने आखिर तक वीडियो देखी है और हमें हर एक चीज़ समझ आई है। और जो चीज़ समझ नहीं आई वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर खैर कमेंट नहीं कर सकते, आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने डाउट्स जो है मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर पूछते हैं और मैं उनको उसी वक्त जो है आंसर देता हूं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ये चैप्टर भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। 100% चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। अब आपके एंड के ऊपर है, आप इसको कितना लाइक करते हैं, कितना आगे शेयर करते हैं, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचती रहे।
नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा मैं आपके लिए, जिसको हम डिटेल के अंदर हर बुक को कवर करते हुए पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।